खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अगर मैं टीना को पसंद नहीं करता तो फिर मैंने डार्क वेब से उसकी बाउंटी क्यों ली? इसलिए ही ना, ताकि कोई और उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? मैं पागलों की तरह उस कार के पीछे भाग रहा था। क्यों? नवज्जा। इतने दिनों से मैं ये चीज इग्नोर कर रहा हूँ। वो तो मुझे भाव भी नहीं देती, फिर भी मैं क्यों हमेशा उसके पीछे उसे बचाने चला जाता हूँ? क्या सच में मुझे उसकी परवाह है? क्या बाकी सब सही कहते हैं कि मेरे मन में मिस टीना के लिए फीलिंग्स हैं? तभी मयंक ने अपने ख्यालों पर लगाम लगाते हुए कहा, अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। मेरे मन में बस टीना के लिए फिक्र है। मुझे किसी भी हालत में टीना को इन सब से बचाना होगा। उन तीनों किलर्स को मैं आज टीना को किडनैप करते नहीं देखता तो शायद वो लोग, नहीं, मुझे कुछ करना होगा। वो किलर्स कभी भी टीना को खत्म कर सकते हैं। मुझे उससे पहले ही कुछ करना होगा। अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो जो भी टीना पर अटैक करने आएगा मैं उन्हें मार गिराऊं, या फिर मुझे टीना का नाम डार्क वेब के किलर्स लिस्ट के प्लेटफॉर्म से जल्दी ही हटाना होगा। मयंक जब से टीना से मिला था तब से उसे कभी नहीं लगा था कि टीना और उसके बीच कभी कुछ हो सकता है, लेकिन आज जो भी वो फील कर रहा था वो उसके एक्सपेक्टेशन से पूरी तरह से अलग था। मयंक ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मिस्टर ओबरॉय उसकी आइडेंटिटी को यूज करके मिस टीना की सेफ्टी की गारंटी ले लेगा। यही एक कारण था कि मयंक ने टीना की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली थी। वो नहीं चाहता था कि तीनों को कोई भी दिक्कत हो। वो टीना पर आने वाली हर मुसीबत का पहले खुद सामना करना चाहता था। मयंक के लिए उन जैसे छोटे मोटे गुंडों से निपटना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे टीना की बाउंटी वाली बात काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। मयंक ने अपने मन में कहा, टीना को कौन मारना चाहता है? आखिर कौन है वो शख्स जो डार्क वेब का रूल तोड़ना चाहता है? आखिर वो गुंडा किसकी बात कर रहा था? जब मैंने पहले ही मिस टीना की बाउंटी ले रखी है तो फिर मेरे होते हुए मेरी नाक के नीचे मुझे कौन बेवकूफ बनाना चाहता है? मुझे यह पता लगाना ही होगा। मिस्टर ओबरॉय के साथ वो डील मयंक ने जानबूझकर की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे टीना की अहमियत समझ में आ गई थी। आखिर मुझे उस पागल सी लड़की में क्या ही नजर आ गया? ये सब सोचते हुए मयंक ने डेविड को कॉल कर दिया। वहीं डेविड ने कॉल उठाकर कहा, वाह मयंक, जहां तक मुझे पता है अभी इंडिया में सुबह के 5 बज रहे होंगे। आखिर आज तुझे सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? क्या तू अब तक सोया नहीं है? क्योंकि मैं जितना तुझे जानता हूं तू कभी इतनी सुबह उठ ही नहीं सकता। डेविड की मजाकिया बातें सुनकर मयंक ने चिढ़ते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कर, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। डेविड ने मयंक का मजाक करते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तो फिर तुम अपनी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग से पहले ही हम लोग वहां आ जाएंगे। मैंने पहले ही बाकी लोगों से बात कर रखी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जल्दी ही वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम हमारी चिंता मत करना। रही बात हमारे लुक की, तो हम लोग एकदम सीधे साधे अमीर बिजनेसमैन की तरह तैयार होकर आएंगे, जिसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि हम लोग असैसिनेशन ग्रुप के मेंबर हैं। देखना हमें देखते ही कितनी लड़कियां वहां हम पर जान लुटाने को तैयार हो जाएंगी। डेविड की बात सुनकर मयंक पूरी तरह से चिढ़ गया था। उसने सीधे सीधे कहा, हो गई तेरी बकवास, या और कुछ बचा है? जैसा तू दिखता है उस हिसाब से लड़कियां तुझे देखते ही भाग जाएंगी, इसलिए अपनी बकवास बंद कर और मेरी बात सुन, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मयंक की टोन काफी रफ एंड टफ थी, जिसे सुनते ही डेविड मौके की नजाकत को समझ गया। डेविड ने फोन स्पीकर पर रख दिया और बेड से उठकर अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाँ बोल, क्या बात है? डेविड की बात सुनकर मयंक ने सीरियस होकर कहा, मुझे मिस्टर किंग से कांटेक्ट करना है। क्या? मिस्टर किंग को कांटेक्ट करना है? क्यों, क्या हुआ? तुझे अचानक से मिस्टर किंग से कांटेक्ट क्यों करना है? डेविड ने हैरान होते हुए कहा, तू जरूर ये सब उस टीना के लिए कर रहा है ना? जिस पर मयंक ने गहरी सांस भरकर कहा, हाँ, मैं उसी के लिए कर रहा हूं। अगले ही पल मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, डेविड, आई एम फॉलिंग इन लव विद टीना। तभी कांच के ग्लास टूटने की आवाज मयंक के कानों में पड़ी। उसने धीमी आवाज में डेविड से पूछा, क्या हुआ? मेरा कन्फेशन सुनने के बाद तुझे बुरा क्यों लग रहा है? कहीं तू जेलस तो नहीं है? जेलस? वो भी मैं? मयंक की बात सुनकर डेविड ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों? मैं क्यों जेलस होऊंगा? कुछ भी बोलता है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। मैं तो तुझे पहले भी बोलता था कि तुझे टीना से प्यार है, पर तू ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करता था। अच्छा है कि अब तूने ये बात एक्सेप्ट कर ली है। डेविड की बात सुनकर मयंक ने अपनी सिगरेट जलाते हुए कहा, अब ये सब बातें छोड़, जल्द से जल्द मेरी बात मिस्टर किंग से करवा दे। डेविड ने पूछा, कब मिलना चाहता है तो उनसे? जितनी जल्दी हो सके मुझे उनसे मिलना है। ओ हाँ, मैं तो तुझे बताना ही भूल गया, कल टीना पर हमला हुआ था। मयंक की बात सुनकर डेविड अगले ही पल पर बेड पर आ बैठा और उसने हैरानी से कहा, क्या हमला? किसने करवाया था? वो सेफ तो है ना? डेविड की बात पर मयंक ने धीमी आवाज में कहा, बिरजू रावल और बॉबी ने टीना को किडनैप किया था और वो उसे मारना चाहते थे। उसकी बात सुनकर डेविड ने हैरानी से कहा, अगर मैं सही हूं तो ये वही इंडिया के टॉप किलर से है ना? जिस पर मयंक ने कहा, हाँ, तूने सही कहा। उसकी बात सुनकर डेविड ने हैरानी से कहा, पर प्लेटफॉर्म के लोग टीना पर अटैक कैसे कर सकते हैं? तूने टीना की बाउंटी ले रखी है, और जब तक तेरा टीना को मारने का टाइम ड्यूरेशन खत्म नहीं हो जाता वो लोग टीना पर कैसे अटैक कर सकते हैं? ये तो हमारे प्लेटफॉर्म के रूल्स के खिलाफ है ना? ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? डेविड की बात सुनकर मयंक ने कहा, हाँ, पर तुझे क्या लगता है ये लोग रूल्स मानने वाले हैं? अगर ये रूल्स के हिसाब से चलते तो कल टीना पर अटैक ना होता। मयंक की बात पर डेविड ने कहा, हाँ, तू सही कह रहा है। मुझे भी नहीं लगता कि ये लोग रूल्स मानने वाले हैं, पर इन तीनों की टीना से कोई खास दुश्मनी है, या इन तीनों ने बस पैसों के लिए ऐसा किया था? जिस पर मयंक ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इसमें सिर्फ इन तीनों का हाथ है। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे किसी पावरफुल इंसान का हाथ है, वरना बिग बॉस के खिलाफ जाने की हिम्मत इन लोगों में से किसी में नहीं है। मयंक की बात सुनकर डेविड ने गहरी सांस छोड़कर कहा, तूने फिर टीना के लिए अपनी जान खतरे में डाली? जिस पर मयंक ने बिना हिचकिचाहट के कहा, हाँ, बस मुझे अब कैसे भी करके मिस्टर किंग से बात करनी है। तू कैसे भी करके मुझे मिस्टर किंग से कांटेक्ट करवाने में मेरी मदद कर। जब तक वो मेरी इस मैटर को हेल्प करते हैं मैं उसका एक एहसान कभी ना कभी जरूर चुकाऊंगा। उसकी बात पर डेविड ने कहा, ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, फिर तुझे कांटेक्ट करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए काम करेगा।
ये सुनकर मयंक ने कहा, बस उससे मेरी बात करवा, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसे कैसे इस चीज के लिए राजी करना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। चलो फोन रखकर जाकर सो जा, वरना तेरी बीवी कहेगी मेरे पति को रात दिन परेशान करता है। मयंक की बात सुनकर डेविड ने कहा, चल ठीक है, मैं मिस्टर किंग से कांटेक्ट करने के बाद तुझे कॉल करता हूँ। इतना कहकर डेविड ने कॉल काट दिया और सोफे पर बैठी हुई लड़की की तरफ देखने लगा। जेनेलिया ने व्हाइट कलर का सुंदर सा वन पीस पहना हुआ था। वो अपने बेटे के साथ शांति से सोफे पर बैठकर खेल रही थी। जिस दिन से उस छोटे बच्चे ने जेनेलिया को मम्मा कहकर पुकारा था, तब से जेनेलिया के अंदर की ममता जाग गई थी। वो हर दूसरे दिन अपने उस छोटे से बच्चे से मिलने आ जाती थी। जेनेलिया की गोद में बैठा हुआ वो छोटा लड़का काफी क्यूट और मासूम नजर आ रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल मयंक की तरह थी, चमकदार। जेनेलिया जब भी उस बच्चे वैदिक को देखती थी तो उसे मयंक की याद आती थी। जेनेलिया बच्चे के साथ खेल ही रही थी कि तभी वैदिक की नैनी मायरा ने आकर कहा, मैडम अब वैदिक के आराम करने का समय हो गया है। उसकी बात सुनकर जेनेलिया ने वैदिक को मायरा को दे दिया और फिर उसे अंदर जाते हुए देखने लगी। जेनेलिया की नीली आंखें ममता से भरी हुई थी। वो प्यार से वैदिक को जाते हुए देख रही थी। उनके बेडरूम के अंदर जाते ही जेनेलिया ने डेविड की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, क्या उसे टीना से प्यार हो गया है? डेविड जेनेलिया की तरफ देखने लगा। उसने पिछली बार जब उन्हें टास्क मिला था उसकी सारी बातें पहले ही जेनेलिया को डिटेल में बता दी थी। डेविड ने यह भी बता दिया था कि मयंक पूरे जी जान से अब टीना को पसंद करने लगा है। डेविड ने मयंक को कोसते हुए कहा, पता नहीं क्या है उस लड़के के दिमाग में, मैं उससे बात करना चाहता हूँ लेकिन वो है कि मेरी बात सुनता ही नहीं है। कभी कभी मन करता है कि उसे अच्छे से कूट दूं। मयंक चाहे जो भी कह ले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जेनेलिया, चाहे इसके लिए मुझे उसके अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। डेविड की बात सुनकर जेनेलिया ने कहा, डेविड तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें जानती नहीं। बाकी लोगों को भले ही तुम तीनों के बीच का रिश्ता ना पता हो, लेकिन मैं इस चीज को अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे लिए मयंक के खिलाफ जाओ। जेनेलिया ने डेविड की तरफ देखते हुए पूछा, आखिर उसने कहा क्या है? डेविड ने जवाब दिया, मयंक ने कहा है कि वो मिस्टर किंग से बात करना चाहता है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी मिस्टर किंग से बात करना चाहती हूँ, जेनेलिया ने कहा। जेनेलिया की बात सुनकर डेविड ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हारे लिए मैं मिस्टर किंग से कांटेक्ट करूं? डेविड की बात पर जेनेलिया ने बिना बात घुमाए सीधे कहा, हाँ मुझे उनसे बात करनी है। उससे कहो कि वो मुझसे आकर मिले, तुम चिंता मत करो, तुम बस उसे मेरा नाम बता दो, वो खुद मान जाएंगे। ये सुनकर डेविड ने हैरानी से कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो? अगर ऐसा है तो तुम डायरेक्टली क्यों नहीं कांटेक्ट कर लेती उन्हें? यही सब सोचते हुए डेविड ने मिस्टर किंग को कॉल लगा दिया। जैसे ही वहां से कॉल उठा, डेविड ने मुस्कुराकर कहा, हेलो मिस्टर किंग, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर किंग ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बताओ ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने आज मुझे याद किया? क्या तुम अब अपनी वाइफ से बोर हो गए हो या फिर कोई परेशानी है? मिस्टर किंग की आवाज काफी रौबदार थी। मिस्टर किंग की बात सुनकर डेविड ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जेनी यहीं पर बैठी हुई है। वो मिस्टर जिदान, बात ऐसी है कि आपसे कोई मिलना चाहता है। मिस्टर किंग का असली नाम जिदान था। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा कौन मिलना चाहता है मुझसे? जिदान जब डेविड से बात कर रहा था तो उसकी आवाज में मजाक साफ साफ नजर आ रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम्हें क्या लगता है मैं वेला बैठा हूं? ऐसा भी कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है? डेविड ने जेनेलिया की तरफ देखते हुए कहा, उसका नाम जेनेलिया सोलासन है, सोलासन एंड फैमिली ग्रुप की सीईओ। उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही मैं उनका नाम लूंगा आप उनसे मिलने के लिए। डेविड को बीच में रोकते हुए जिदान ने कहा, मिस जेनेलिया कहाँ है? मुझे जल्दी से बताओ, मैं अभी उनसे मिलने आता हूँ। इतना कहकर जिदान ने कॉल काट दिया। वहीं डेविड अपने फोन की तरफ हैरानी से देखने लगा। आखिर अभी अभी क्या हुआ है? द किंग जो कि असैसिनेशन ग्रुप का हेड है, वो इतनी आसानी से जेनेलिया से मिलने के लिए कैसे मान गया? डेविड को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी डेविड को जिदान से बात किए हुए सिर्फ कुछ ही घंटे हुए थे कि तभी उनके पैलेस के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ने की आवाज आने लगी। डेविड और जेनी ने जैसे ही आवाज सुनी तो वो अपने पैलेस के छत पर आ गए। हेलीकॉप्टर के रुकते ही एक इंसान उससे नीचे उतरा। ब्लैक लॉन्ग कोट, आंखों पर गॉगल्स, हाथों में ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड शूज, और उसका ऑरा ऐसा था कि कोई भी उसके सामने उससे नजरें मिलाकर बात ना कर पाए। डेविड उनके उतरते ही उनके पास गया और उनका वेलकम करते हुए कहा, वेलकम टू माय होम मिस्टर किंग उर्फ मिस्टर जिदान। वहीं मिस्टर किंग के पीछे काफी सारे बॉडीगार्ड्स मौजूद थे, जिनको देखते ही जिदान ने उन्हें एडवाइस दिया, रिलैक्स, जब तक डेविड है मुझे कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सब कुछ सेफ है, सो ऑल ऑफ यू डोंट नीड टू वरी। तुम लोग यहीं रुको, मैं कुछ ही देर में सबसे मिलकर आता हूँ। एक्चुअली मिस्टर किंग की उम्र लगभग 45 साल थी। उन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था। बाकी लोगों की तुलना में मिस्टर जिदान ने खुद को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था। उनकी हाइट लगभग 6.5 फीट थी। अपने बालों को ब्लैक एंड व्हाइट कलर का शेड दिया हुआ था। उनकी आंखें गहरी काली और चमकदार थी। जिदान की बात सुनकर डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरी तारीफ करना बंद करो। वेल, चलो मैं आपको अपनी वाइफ से मिलवाता हूँ। यह है मेरी वाइफ जेनी। डेविड ने जेनी को मिस्टर किंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, मीट मिस्टर किंग, जिसे हम सभी मिस्टर किंग के नाम से जानते हैं। मैंने तुम्हें इनके बारे में पहले ही बताया है। जेनी ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू द पैलेस सर। जिदान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू माय लेडी। डेविड ने मिस्टर किंग को अंदर चलने का इशारा करते हुए कहा, वेल आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आखिर आप मिस जेनेलिया को जानते कैसे हैं? क्या आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं? डेविड की बात सुनकर मिस्टर किंग अपनी जगह पर रुक गए और अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है, लेकिन आज मैं जो हूं उसमें मिस जेनेलिया का बहुत बड़ा हाथ है। मिस्टर किंग की बात सुनकर डेविड और जेनी दोनों चौंक गए। मिस्टर किंग को देखने लगा तो मिस्टर किंग ने मुस्कुराकर कहा, मैं बहुत ही यंग एज में मिस्टर किंग के नाम से फेमस हो चुका था और मैं जानता था कि मेरी एज बढ़ती जा रही है और हमेशा मैं एक किलर की तरह काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने सालों पहले एक ऑयल मिल इंडस्ट्री खरीदी थी। मैंने सोचा कि मैं उससे ही अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा ताकि बूढ़े होने पर मैं आराम से बैठकर वो बिजनेस संभाल सकूं।
और जैसा कि मेरे पीछे किसी पावरफुल इंसान का हाथ नहीं था और मैं बिजनेस में नया था, इसलिए मैं बिजनेस वर्ल्ड में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। धीरे धीरे मैं बैंकक्रप्ट होता गया। उसी समय जेनेलिया ने मेरी मदद की और उसकी वजह से आज मैं ये बिजनेस संभाल पा रहा हूँ। तुम जानते ही हो वहां पर जेनेलिया के डैड का बिजनेस कितने अच्छे से सेटल था। ये बातें करते हुए वो लोग अब घर के अंदर पहुंच चुके थे। मिस्टर किंग ने देखा कि वो घर अंदर से काफी ज्यादा खूबसूरत था। वहीं सोफे पर एक लड़की खामोशी से बैठी हुई थी, जिसे देखते ही मिस्टर किंग उसके पास गए और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस जेनेलिया, हाय। हाँ मिस्टर किंग उर्फ जिदान। जेनेलिया ने भी मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिएगा मिस्टर किंग, आपको मेरे कहने पर इतनी दूर तक आना पड़ा। ये सुनकर मिस्टर किंग ने मुस्कुराकर कहा, अरे आप कैसी बातें कर रही हैं मिस जेनेलिया, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। अगर मैं आपके किसी काम आ पाता हूं तो इट्स माय प्लेजर। मिस्टर किंग की बात सुनकर जेनेलिया ने उनको सोफे पर बैठने का इशारा किया और सीरियस होकर कहा, मिस्टर किंग, मैंने आज आपको यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। जेनेलिया की बात सुनकर मिस्टर किंग ने कहा, प्लीज मिस जेनेलिया बताइए, अगर मुझसे हो पाया तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। मिस्टर किंग की बात सुनकर जेनेलिया को खुशी हुई कि मिस्टर किंग उसकी मदद के लिए तैयार हैं। फिर उसने उनके सामने मौजूद टेबल पर रखे लैपटॉप में कुछ देर टाइप किया। फिर उसकी स्क्रीन मिस्टर किंग के सामने कर कहा, आई होप आप डार्क वेब में इसका नाम हटाने में हमारी मदद करेंगे। लैपटॉप पर डार्क वेब का नाम देखकर मिस्टर किंग एक पल को हैरान हो गए। फिर उन्होंने लैपटॉप की स्क्रीन पर गौर से देखते हुए कहा, मिस टीना ओबरॉय, 5 करोड़ के लिए इसकी इंटरनेशनल लेवल पर बाउंटी है। ओके, मैं ट्राई कर सकता हूँ। इतना कहकर मिस्टर किंग ध्यान से टीना के बारे में दी गई सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने लगे और इस पूरे वक्त जेनेलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानती थी कि मिस्टर किंग जरूर उसकी हेल्प करेंगे। वो सब पढ़ने के बाद मिस्टर किंग ने अपना फोन निकाला और ईमानदारी दिखाते हुए जेनेलिया के सामने ही एक नंबर डायल कर दिया। ये देखकर डेविड ने मन ही मन कहा, मुझे तो आज तक पता नहीं था कि जेनेलिया की पहुंच इतनी दूर तक है। कैसे इसके एक बार कहने भर से मिस्टर किंग ने डार्क वेब से कांटेक्ट कर लिया? जेनेलिया क्यों ये सब कर रही है? क्या ये सब वो मयंक के लिए कर रही है? वहीं दूसरी तरफ से फोन उठाते ही मिस्टर किंग ने मुस्कुराकर सामने वाले इंसान को ग्रीट किया और कुछ बातें करने के बाद उसने कहा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज मिस टीना ओबरॉय का नाम डार्क वेब से हटा दीजिए। ये सुनकर डेविड और जेनेलिया दोनों ही समझ चुके थे कि मिस्टर किंग ने किसी ऐसे इंसान को फोन लगाया है जिसका डार्क वेब पर अच्छा दबदबा है। तभी उधर से आवाज आई, देखो मिस्टर किंग, मैं वो नाम हटवा सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर ये डार्क वेब के रूल्स के खिलाफ होगा। इससे मेरी रेपुटेशन पर असर पड़ सकता है। फोन पर उस आदमी की बात सुनकर मिस्टर किंग ने कहा, और आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आई पर्सनली नो हर, सो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप कुछ करके उसका नाम डार्क वेब से हटवा दें। कुछ देर उनकी बातें चली, जिसके बाद मिस्टर किंग के चेहरे पर डिससेटिस्फैक्शन वाले भाव नजर आने लगे। कुछ पल बाद मिस्टर किंग ने सीरियस चेहरे के साथ कहा, अभी शायद आप इस बारे में ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, सो मैं चाहता हूं कि आप आधे घंटे तक इसके बारे में सोचें, उसके बाद अपना फैसला मुझे बताएं। आई होप आप मेरी रिक्वेस्ट मान जाएंगे। वहीं मिस्टर किंग का बर्ताव देखकर फोन के दूसरी साइड मौजूद इंसान की आवाज में नाराजगी वाले भाव नजर आने लगे और उसने मिस्टर किंग की बात का जवाब देते हुए कहा, सॉरी, पर जब तक एम्प्लॉयर खुद इसका नाम डार्क वेब से हटाने को नहीं देते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं रूल्स तोड़कर अपनी रेपुटेशन खराब नहीं कर सकता। वंस अगेन सॉरी एंड गुड बाय। मिस्टर किंग ये सुनकर गुस्सा हो गए और वो सोफे से उठ खड़े हुए। उन्होंने कुछ कहना चाहा पर वहां से बीप की आवाज के साथ कॉल कट चुका था। ये देखकर मिस्टर किंग एक पल को हैरान रह गए और फिर उन्होंने अपना फोन रखा। फिर अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मिस जेनेलिया, आई एम सॉरी, मैं जितना कर सकता था उतना मैंने ट्राई किया, बट मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। डेविड ने भी उनकी बातें सुनी। वो जानता था कि मिस्टर किंग ने अपना बेस्ट दिया है, इसलिए उसने एक गहरी सांस भरी। वहीं जेनेलिया एकदम चुपचाप वहां बैठी हुई थी। उसने एक नजर मिस्टर किंग की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर किंग, अगर आप डार्क वेब से टीना का नाम नहीं हटा पाए तो मैं भी आपके बिजनेस से अपना हाथ पीछे खींच लूंगी। और आप बखूबी जानते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो आपका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आई एम सॉरी, पर अगर आप मेरी मदद नहीं कर पाए तो मैं भी फ्यूचर में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। हालांकि जेनेलिया ने अपनी बात बहुत ही शांत लहजे में कही थी, पर उसकी बातों में धमकी साफ सुनाई दे रही थी। जेनेलिया की बात सुनकर मिस्टर किंग का चेहरा सफेद पड़ गया और उन्होंने जल्दी से कहा, पर जेनेलिया, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। तभी जेनेलिया ने उसकी बात काटकर कहा, मिस्टर किंग, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे रिजल्ट चाहिए। जेनेलिया की बात सुनकर मिस्टर किंग ने कहा, पर मिस जेनेलिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपके कहने पर यहां तक आया हूं। मिस्टर किंग की बात सुनकर जेनेलिया ने रूडली जवाब दिया, मिस्टर किंग, आप कुछ भी बोलिए, मैं नहीं सुनने वाली हूं। मुझे सॉफ्ट हार्टेड मत समझिए, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे इस तरह से फोर्स नहीं कर सकती हैं। मिस्टर किंग ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, आप डेविड की दोस्त हैं, मुझे मेरी ड्यूटी अच्छी तरह से पता है। मिस जेनेलिया, मैं जानता हूं कि आपने पहले मेरी बहुत मदद की है, पर प्लीज ये मत भूलिए कि मेरा काम क्या है। मैं रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ नहीं जा सकता। इस वक्त मिस्टर किंग की आवाज में धमकी थी, जैसे कह रहा हो, आप ये मत भूलिए कि मैं कौन हूं। मैं जब चाहूं तब आपको खत्म कर सकता हूं। मिस्टर किंग की बात सुनकर डेविड के चेहरे का रंग उड़ गया। डेविड जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि तभी जेनेलिया ने कहा, मिस्टर किंग, क्या आप जानते हैं कि मेरे बच्चे का बाप कौन है? इससे पहले कि मिस्टर किंग जेनेलिया की बात का जवाब दे पाते, उसने आगे कहा, बिग बॉस। आप बिग बॉस को तो जानते ही होंगे, है ना? जेनेलिया की बात सुनकर मिस्टर किंग का चेहरा सफेद पड़ गया और उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, क्या बिग बॉस? मिस्टर किंग को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि अब वो कुछ भी नहीं कहना चाहता। उसने सारे हथियार डाल दिए थे। मिस्टर किंग को देखकर जेनेलिया ने कहा,
हो सकता है कि आप यूरोप के किलर्स के किंग हो, लेकिन ये मत भूलो कि बिग बॉस पूरे वर्ल्ड के किलर्स का बाप है। अगर मिस्टर किंग ऐसा सोचते हैं कि वो आसानी से मुझे खत्म कर सकते हैं, तो क्या वो खुद बिग बॉस के हाथों से बच पाएंगे? आप जानते ही होंगे बिग बॉस कितने पावरफुल है। भले ही डार्क वेब में आपका राज चलता हो, पर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे किलर्स को मारने का दम रखता है। जेनेलिया की बात सुनकर मिस्टर किंग ने कंफ्यूजन में कहा, क्या? पर उन्होंने तो खुद मिस टीना की बाउंटी ले रखी है। उसकी बात सुनकर जेनेलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी शिकार को बचाने के लिए उसे अपने नाम करना पड़ता है, ताकि कोई और शिकारी उसे खत्म न कर दे। यह सुनकर मिस्टर किंग को जेनेलिया की बात समझ आ गई, पर उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसकी बात सुनकर डेविड और मिस्टर किंग उसे हैरानी से देखने लगे। ये सब सुनकर अब मिस्टर किंग के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी। मिस्टर किंग ने जल्दी से कहा, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। फिर वो तुरंत एक कोने में गया और उसने तुरंत एक नंबर डायल किया। उस पर कुछ देर बात करने के बाद डेविड साफ देख सकता था कि इस वक्त मिस्टर किंग के माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। बात करने के बाद उसने कॉल रख दिया। फिर वो सोफे पर बैठ गया और उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मिस जेनेलिया, शायद हमें रेड वाइन के साथ इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। अगले 5 मिनट में मिस टीना का नाम डार्क वेब के प्लेटफॉर्म से हट जाएगा। उसकी बात सुनकर जेनेलिया ने वेटर की तरफ देखा। जेनेलिया का इशारा मिलते ही एक लड़का जल्दी से एक महंगी सी रेड वाइन लेकर आया और मिस्टर किंग को वाइन सर्व करने लगा। वाइन का घूंट भरकर मिस्टर किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आई होप मिस जेनेलिया, अब हमें बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिस्टर किंग की बात सुनकर जेनेलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर मिस्टर किंग, पर अगर आप मुझे ये बता पाएंगे कि मिस टीना को कौन मारना चाहता है, तो हम और अच्छी तरह से कोऑपरेट कर पाएंगे। उसकी बात सुनकर मिस्टर किंग एक पल को हैरान रह गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस जेनेलिया, अगर आप सच में उस इंसान का नाम जानना चाहती हैं, तो आपको मुझे शूट कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ये सुनकर मिस जेनेलिया ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी मिस्टर किंग, आई एम जस्ट किडिंग। जब मिस्टर किंग और जेनेलिया बातें कर रहे थे, तब डेविड ने अपना मोबाइल निकालकर मयंक को मैसेज कर दिया, काम हो चुका है। वहीं एक अंधेरे कमरे में 4 लोग आमने सामने बैठे हुए थे। चारों के हाथों में सिगरेट थी। वहीं हेड पर्सन की कुर्सी में एक आदमी बैठा हुआ था, जिसकी आंखें नीली थी। उसने अपने लोगों की तरफ देखकर पूछा, क्या चल रहा है? टीना का क्या हुआ? क्या काम हो चुका है? तभी उनमें से एक आदमी ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं बॉस, हमने रावल, बिरजू और बॉबी को उसे मारने भेजा था, पर अब तक कोई अपडेट नहीं आई है। तभी उनमें से एक लड़के का फोन बज उठा। उस लड़के ने एक नजर कॉलर आईडी की तरफ देखा और फिर कॉल पिक कर लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, अभी अभी पता चला है कि रावल, बिरजू और बॉबी को किसी ने टपका दिया है। यह सुनकर उस नीली आंख वाले शख्स ने गुस्से में सामने पड़ी चेयर को लात मारते हुए कहा, क्या? ये सब किसने किया? आखिर कौन है वो जो हमसे दुश्मनी मोल लेना चाहता है? फोन की दूसरी तरफ से उस आदमी की आवाज आई, अभी तक कुछ भी क्लियर पता नहीं चला है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कोई आदमी था जिसने अपने चेहरे पर एक काला मास्क लगाया हुआ था। उस नीली आंखों वाले आदमी ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, क्या? काला मास्क? क्या ये बिग बॉस था? उसने फिर से हमारे आदमियों को मार दिया। उसकी बात सुनकर फोन पर बात कर रहे आदमी ने कहा, पर क्यों? वो बिग बॉस इस टीना को क्यों बचा रहा है? अगर उसे इसे बचाना ही है, तो इसकी बाउंटी क्यों ले रखी है? उसकी बात सुनकर उस नीली आंखों वाले आदमी ने कहा, मुझे अच्छे से पता है, वो इस तरह से उस लड़की को बचाना चाहता है। नीली आंखों वाले आदमी ने आगे कहा, क्या कोई और अपडेट मिली बिग बॉस के बारे में? हाँ बॉस, साथ ही बिग बॉस आजकल कुछ लड़कियों के साथ नजर आ रहा है। वो अभी फिलहाल एक पुलिस वाली के साथ नजर आया है, पर अब तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो किसके लिए इतने एक्टिव मोड पर काम कर रहा है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। तभी उस नीली आंखों वाले आदमी ने कहा, ठीक है। उसकी बात सुन के उसके सामने बैठे लोगों में से किसी एक ने कहा, बॉस, मुझे लगता है वो बिग बॉस मिस टीना को शायद पसंद करता है, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ करते हैं, वो हर बार टीना को बचा लेता है, हर बार उसके लिए अपनी जान खतरे में डालता है। उन सबकी बातें सुनकर उस नीली आंख वाले शख्स ने हंसते हुए कहा, क्या तुम लोगों को अब भी शक है बिग बॉस की जान अब टीना में बसने लगी है? अब अगर उस जादूगर को पकड़ना है, तो हमें उसके तोते को अपने वश में करना होगा। वहीं ओबरॉय कंपनी में टीना ने अपना लैपटॉप खोला और जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, वो हैरान रह गई। उसने एक बार फिर रिफ्रेश कर लैपटॉप देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन हो गया और उसने खुद से ही कहा, मेरा नाम डार्क वेब के प्लेटफॉर्म से हट चुका है? पर कैसे? ये किसने किया? मतलब मैं अभी सेफ हूं? टीना को अब अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो माउस से स्क्रॉल कर पूरी लिस्ट चेक करने लगी कि उसका नाम कहीं है या नहीं। पूरी ऊपर से नीचे तक लिस्ट चेक करने तक टीना ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। अपना नाम ढूंढते वक्त माउस पर जो उसके हाथ मौजूद थे, वो लगातार कांप रहे थे। उस प्लेटफॉर्म के टारगेट लिस्ट में पूरे 170 नाम थे। हर 2 से 3 दिन में वहां से एक नाम हटता था या एक न्यू नेम ऐड होता था। यह देखकर टीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने खुद से ही कहा, हमेशा मेरा नाम टॉप 3 नामों में ही रहता था, वो भी 5 करोड़ की बाउंटी के साथ। कभी भी प्राइस कम नहीं होता था, पर आज मैंने पूरे 170 नामों की लिस्ट 10 बार चेक कर ली है, पर मेरा नाम कहीं दिखाई क्यों नहीं दिया? मतलब मेरा नाम हट चुका है। मतलब अब कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई किलर अब मुझे परेशान नहीं करेगा। अब मैं पहले की तरह आजाद घूम सकती हूँ। लेकिन मेरा नाम हटा कैसे? पर जो भी हो, इन महीनों जो मैं डर डर कर रही हूँ, वो मेरे सबसे बुरे दिन थे। अब मुझे और डर कर नहीं रहना पड़ेगा। सिर्फ मुझे ही पता है आज मैं कितनी खुश हूँ। ये सब सोचते हुए टीना खुशी से अपनी जगह पर डांस करने लगी। प्रिया अब तक 2 बार टीना के ऑफिस केबिन का डोर नॉक कर चुकी थी, पर टीना कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि टीना तो अपने ही ख्यालों में गुम थी। इसलिए प्रिया ने दरवाजा हल्का सा खोला और अंदर की तरफ देखने लगी। तभी उसे टीना रोती हुई दिखाई दी। ये देखकर प्रिया जल्दी से टीना के पास आई और उसने फिक्र करते हुए पूछा, मिस टीना, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? जब टीना ने प्रिया की आवाज सुनी तो उसे याद आया कि दूसरी बार जब डोर नॉक हुआ था, तब उसे डोर नॉक होने की आवाज आई थी।
पर वो कुछ रिएक्ट करने की हालत में नहीं थी। अभी उसने प्रिया को देखा तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहा, प्रिया प्रिया मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टीना की बात सुनकर प्रिया ने खुद से ही कहा, क्या मिस टीना खुश हैं इसलिए रो रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये मिस टीना के खुशी के आंसू हों? टीना ने प्रिया के एक्सप्रेशंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और जोर से कहा, प्रिया जल्दी से सारे डिपार्टमेंट के हेड को बता दो कि आज सबको डबल सैलरी मिलेगी और आज दोपहर का लंच मेरी तरफ से सबको फ्री है। टीना की बातें सुनकर प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि टीना ये सब बोल रही है, इसलिए उसने हैरानी से कहा, मिस टीना आप ये कैसी बातें? पर तभी टीना ने अपना हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा कर कर कहा, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, बस मैं जैसा कह रही हूँ जल्दी से वैसा ही करो। जब प्रिया ने देखा कि मिस टीना मजाक नहीं कर रही है क्योंकि उनकी आंखों में सीरियसनेस दिख रही थी, तो उसने कहा, ठीक है मिस टीना। फिर वो जल्दी से पलट गई और वहां से जाने लगी कि तभी किसी ने केबिन के दरवाजे पर नॉक किया। जैसे ही प्रिया ने दरवाजा खोला, दरवाजे पर अभिनव अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। उसे देखकर प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर अभिनव प्लीज अंदर आइए। उसकी बात सुनकर अभिनव ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मिस टीना अंदर है? तभी उसे टीना केबिन में दिखाई दी तो वो चलकर केबिन के अंदर आ गया। अभिनव को वहां देखते ही टीना ने एक्साइटमेंट में कहा, अभिनव मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी है, एक्चुअली ये बहुत बड़ी न्यूज है। टीना बहुत एक्साइटेड थी। उसका बस चले तो वो पूरी दुनिया को ये न्यूज बताना चाहती थी कि अब उसकी जान पर कोई खतरा नहीं है। अभिनव ने टीना की तरफ देखा जिसकी आंखें लाल थी और उसने कंफ्यूजन में पूछा, कौन सी गुड न्यूज? अभिनव की बात सुनकर टीना ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम प्लेटफॉर्म से हट चुका है। अभिनव को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था क्योंकि ओबरॉय इंडस्ट्री में इस समय प्रिया के अलावा किसी को भी ये बात पता नहीं थी। वहीं अभिनव ने जब टीना की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से लगभग बाहर आने को हो गई और उसने हैरानी में चीखते हुए कहा, क्या सच में? अभिनव की बात सुनकर टीना ने लैपटॉप की स्क्रीन उसकी तरफ कर दी और उसने हंसते हुए कहा, तुम भी एक बार देख लो मेरा नाम दिखता है या नहीं, मैंने बहुत बार चेक कर लिया है। अभिनव ने माउस पर हाथ रखा और उस हिट लिस्ट में उसने कई बार टीना का नाम सर्च किया। फिर उसने अपना सिर हिलाकर खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, क्या सच में टीना का नाम यहां से हट चुका है? ये तो अनबिलीवेबल है। ऐसा लग रहा है जो इंसान टीना को मारना चाहता था उसने खुद टीना का नाम लिस्ट से हटा दिया। टीना अभी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसे कोई मतलब नहीं था कि ये काम किसने किया, कैसे किया। बस उसे इस बात से मतलब था कि अब वो इस मुसीबत से निकल चुकी है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। जब टीना ने देखा कि अभिनव अब भी लैपटॉप स्क्रीन को घूरे जा रहा है तो टीना ने उसे देखकर पूछा, अभिनव आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। टीना की बात सुनकर अभिनव ने कहा, ओह ऐसा है, मैं तुमसे उस क्लाइंट के बारे में। पर इसके पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, टीना ने उसकी बात काट कर कहा, मैं आज कोई काम नहीं करने वाली हूँ। टीना की बात सुनकर अभिनव ने हैरानी से कहा, क्या तुम काम नहीं करने वाली हो? अभिनव की बात सुनकर टीना ने मुस्कुराते हुए अपनी जरूरी चीजों को अपने पर्स में डालते हुए कहा, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं खुद को 1 डे ऑफ देना चाहती हूँ। टीना अपना सामान पैक करते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी पर यह कोई नहीं जानता था कि वो क्या बड़बड़ा रही है। अभिनव ने यह देखकर टीना से कुछ कहना चाहा पर तभी टीना ने कहा, अभिनव तुम जाओ अपना काम करो, मुझे डैड को कॉल करना है। अभिनव भी ये बात समझ रहा था कि टीना इतनी बड़ी गुड न्यूज अपनी फैमिली को देना चाहती होगी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। आज बहुत दिनों के बाद वो टीना को खुश दिख रहा था और एक्साइटमेंट में टीना कुछ भी बड़बड़ाई जा रही थी। ये देखकर अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मिस टीना, मैं लंच करने जा रहा हूँ, रात में हम बार में इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। टीना भी इस वक्त इतनी खुश थी कि उसने बिना सोचे समझे हामी में सिर हिला दिया। उसके जाते ही टीना ने मिस्टर ओबरॉय का नंबर डायल कर दिया। जैसे ही वहां से कॉल उठा, डैड मैं आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज देना चाहती हूँ, गैस करिए बात क्या हो सकती है। पिछली रात टीना पर हमला हुआ था, जिस परेशानी में वो पिछली रात सो नहीं पाए थे, इसलिए वो आज बहुत थके हुए थे, जिस वजह से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। पर जैसे ही उन्होंने टीना की एक्साइटमेंट भरी आवाज सुनी, उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने सोफे पर बैठे हुए कांपती आवाज में पूछा, टीना क्या तुम्हारा नाम प्लेटफॉर्म से हट चुका है? इतना कहकर मिस्टर ओबरॉय ने मन ही मन कहा, भगवान प्लीज ये बात सच हो जाए, मेरे लिए इससे बड़ी गुड न्यूज कुछ नहीं हो सकती। इस पर टीना ने कहा, बहुत बड़ी गुड न्यूज है तो मतलब यही बात हो सकती है। वो ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें टीना की जोरदार आवाज सुनाई दी, हाँ हाँ डैड यही गुड न्यूज है, मेरा नाम प्लेटफॉर्म के हिट लिस्ट से हट चुका है, ये बहुत बड़ी न्यूज है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब मिस्टर ओबरॉय ने यह सुना तो उनके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वो इतने ज्यादा एक्साइटेड और खुश थे कि उनके हाथ कांप रहे थे। वहीं जो सर्वेंट मिस्टर ओबरॉय को खाना सर्व कर रहा था, उसने जब मिस्टर ओबरॉय की ऐसी हालत देखी तो उसने परेशान भरी आवाज में पूछा, मिस्टर ओबरॉय क्या आप ठीक हैं? वहीं जब टीना ने कुछ गिरने की आवाज सुनी तो उसने परेशानी में पूछा, डैड क्या आप ठीक हैं? अगले ही पल मिस्टर ओबरॉय ने जल्दबाजी में फोन उठाया और कहा, मैं ठीक हूं, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। फिर उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, उसने कर दिया, उसने ये काम कर ही दिया। वहीं जब टीना ने उनकी आवाज सुनी तो उसने कंफ्यूजन में पूछा, किसने कर दिया डैड, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? टीना की बात सुनकर मिस्टर ओबरॉय ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं टीना, आज शाम में जल्दी घर आ जाओ, मिस रागिनी को भी इन्फॉर्म करो, हम साथ में डिनर करेंगे, ठीक है, और वहीं पर इसके बारे में बातचीत करेंगे। इतना कहकर मिस्टर ओबरॉय ने फोन काट दिया। वहीं जब फोन कट गया तो टीना फिर अपनी चेयर पर बैठ गई। फिर अगले ही पल वो चेयर से उठ खड़ी हुई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या कर रही है और क्या नहीं। उसने अपने ऑफिस के सामने मौजूद बड़ी सी कांच की खिड़की खोलकर अपने हाथ फैला दिए। फिर अपनी आंखें बंद करके उसने एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, अब मैं आजादी से जी पाऊंगी। बहुत देर के बाद जब टीना को ठंड का एहसास हुआ तो उसने खिड़की लगा दी और वापस अंदर आ गई। उसके बाद उसने जल्दी से रागिनी को फोन लगा दिया। जब टीना ने यह बात रागिनी को बताई
तो वो इतनी ज्यादा खुश हो गई कि वो रोने लगी। ये देखकर टीना ने रागिनी से कहा, आज रात डैड ने डिनर के लिए घर बुलाया है, तो मिस रागिनी आप घर जल्दी आ जाना। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। कुछ देर के बाद उसने मयंक का नंबर डायल किया। जैसे ही उधर से फोन उठाया गया तो टीना ने अपनी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए उससे पूछा, तुम इस वक्त कहाँ हो? यह सुनकर मयंक की आवाज आई, तुम कौन हो? यह सुनकर टीना ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या मैं कौन हूं? क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें मेरा फोन नंबर दिखाई नहीं दे रहा है? उसके बाद सुनकर मयंक ने हल्की आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं अंधा नहीं हूं, पर इस वक्त मेरी आंखें बंद हैं। मयंक की हल्की आवाज सुनकर टीना ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर मयंक ने सीधा सा जवाब दिया, मैं सो रहा हूं। उसकी बात सुनकर टीना ने कंफ्यूजन में खुद से ही कहा, सो रहा है? पर इस वक्त कौन सोता है? रात से अब तक ये सो ही रहा है। फिर कुछ सोचकर टीना ने उससे पूछा, मुझे सच सच बताओ, तुम कल रात क्या कर रहे थे? उसकी बातें सुनकर मयंक ने एक पैर से अपना ब्लैंकेट हटा दिया और अंगड़ाई लेते हुए कहा, कल रात ज्यादा कुछ नहीं, मैं एंजॉय कर रहा था, जिस वजह से मैं इस समय बहुत ज्यादा थक चुका हूं। उसकी बात सुनकर टीना मन ही मन मयंक को कोसने लगी और जब मयंक ने उधर से कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने अपनी सिगरेट जलाते हुए कहा, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? क्या तुम मुझे लंच की ट्रीट देना चाहती हो या फिर तुम मुझे मूवी पर इनवाइट करना चाहती हो? मयंक जानता था कि टीना का मैटर सॉल्व हो चुका है, क्योंकि उसे आज सुबह ही डेविड का मैसेज आया था कि यह मैटर सुलझ चुका है। हालांकि वो डेविड को खुद पर्सनली मिलकर थैंक्स कहना चाहता था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी हेल्प की थी। डेविड का मैसेज देखने के बाद मयंक ने खुद प्लेटफॉर्म पर चेक किया था और जब उसे कंफर्म हो गया कि टीना का नाम हट चुका है, तभी वो शांति से सो पाया था। तब से वो अब टीना के कॉल से उठा था। कहीं ना कहीं वो जानता था कि ये गुड न्यूज देने के लिए टीना उसे जरूर कॉल करेगी। वहीं जब टीना ने मयंक की बात सुनी तो उसे मन ही मन बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर तभी उसे याद आया कि उसने मयंक को क्यों कॉल किया है। इसलिए उसने मयंक से कहा, मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी है, प्लेटफॉर्म से मेरा नाम हट चुका है। इतना कहकर टीना मन ही मन सोचने लगी, अब तक मैंने डैड, मिस रागिनी और अभिनव को यह बात बताई है और तीनों के ही अलग अलग रिएक्शन थे। बस मुझे अभी ये देखना है कि मयंक इस पर क्या रिएक्शन देता है। जरूर वो बहुत खुश होगा। पर तभी टीना की एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट वहां से आवाज आई, ओह अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। पर यह सुनकर कुछ पल टीना हैरान रह गई। फिर उसने मयंक से पूछा, क्या तुम इतना ही कहना चाहते हो? यह सुनकर मयंक ने कंफ्यूजन में कहा, तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुमसे क्या कहूं? अब टीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने गुस्से में कहा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, गेट लॉस्ट। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और फिर मन ही मन कहा, कैसा अजीब इंसान है, इतनी बड़ी गुड न्यूज सुनने के बाद भी इसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। पर अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये इतना ठंडा रिएक्शन देगा तो मैं इसे कभी कॉल ही नहीं करती। टीना जितनी भी कोशिश कर रही थी, पर फिर भी उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए उसने अपना फोन उठाकर टेबल पर दे मारा। थोड़ी देर सोचने के बाद टीना ने खुद को समझाते हुए कहा, टीना तू इतनी बेवकूफ भरी हरकतें कैसे कर सकती है? तुझे उसके रिएक्शन से क्या फर्क पड़ता है? अगर वो तेरी चिंता नहीं करता तो तुझे उससे क्या लेना देना है? वैसे भी वो तेरा कोई लगता नहीं है। कुछ सोचकर टीना ने लैपटॉप खोलकर उसमें अपनी आईडी लॉगिन करते हुए खुद से ही कहा, मुझे ब्लैक टाइगर से बात करनी होगी। उस दिन उसने मुझे बचाया था, पर मैं उससे मिल नहीं पाई क्योंकि तब तक वहां पुलिस आ चुकी थी और ना ही मैं उसका चेहरा देख पाई। मैं फालतू उसे ब्लेम कर रही थी, उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो सब तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, बल्कि उसने तो मेरी जान बचाई थी। अगर वो नहीं आता तो शायद मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता था। मैं उसे ये बात बताना चाहती थी कि प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं किया उसको बताने का। इतना कहकर उसे फिर एक बार मयंक का ख्याल आ गया। न जाने क्यों मैंने उस मयंक को कॉल किया। क्या उसे मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है? पर फिर भी क्यों मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ? मयंक आज पूरे 2 दिनों के बाद अपने ऑफिस आया था। वो एक्साइटमेंट से अपने रेस्टोरेंट को घूम घूम कर देख रहा था। तभी ललित ने उससे कहा, मयंक भाई यहाँ क्यों खड़े हो, चलो अपने ऑफिस को तो देख लो। मयंक ने हैरानी से ललित की तरफ देखा और कहा, मेरा ऑफिस? ललित हंसते हुए कहने लगा, हाँ बिल्कुल, अब आप यहाँ के बॉस हैं, इसलिए आपके पास अपना एक ऑफिस होना तो जरूरी है ना? चलो मैं आपको आपका ऑफिस दिखाता हूँ। अगर कुछ भी पसंद नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं उसे चेंज करवा दूंगा। मयंक ललित के साथ एक रूम के अंदर चला गया। जैसे ही उसने अपना ऑफिस देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कमरा इतना खूबसूरती से सजाया गया था कि मयंक के होश ही उड़ गए थे। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। ऑफिस में सामने एक बड़ी सी टेबल रखी थी, जिसके पीछे एक चेयर थी। वहीं साइड में कुछ सोफा और जरूरत के सारे सामान रखे हुए थे। वहीं डेस्क के पीछे का वॉल पूरी तरह से खाली था, जिसे देखते हुए मयंक ने कहा, ललित भाई मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगाऊं, बोलो कैसा लगा मेरा आइडिया? ललित ने उसे देखा और कहा, जहां तक मैंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में देखा है, वहां हमेशा ही रेस्टोरेंट के लाइसेंस और बाकी के डॉक्यूमेंट्स फ्रंट डेस्क पर टंगे हुए होते हैं। आप चाहें तो उन्हें यहाँ पर लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मयंक ने हैरान होते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो, कौन से पेपर्स? टीना ने जैसे ही वहां कदम रखा, उसे मयंक के पास एक लड़की खड़ी दिखाई दी, जिसने व्हाइट कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। मयंक उस लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा था। यह देखकर टीना भड़क गई। टीना ने उस लड़की का चेहरा ठीक से नहीं देखा था, क्योंकि उसकी तरफ उस लड़की की पीठ थी। ये मिस्टर मयंक तो जहां लड़की दिखता है वहां शुरू हो जाता है। टीना मन ही मन भुनभुनाने लगी। वो गुस्से में मयंक की ओर बढ़ गई। मयंक ने जैसे ही टीना को देखा, उसने सारिका से कहा, मिसेस सारिका जरा अपने पीछे तो पलटिए, मैं आपको अपनी कलीग से मिलवाता हूँ। यह है मेरी कलीग मिस टीना और साथ ही मेरी गर्लफ्रेंड भी। हम दोनों ओबरॉय इंडस्ट्री में एक साथ काम करते थे। यह सुनकर टीना हैरान रह गई। मयंक कंपनी की सीईओ को अपना कलीग बता रहा था। वो मयंक को गुस्से में घूरने लगी। टीना के चेहरे के एक्सप्रेशन सारिका ने देख लिए थे, लेकिन वो इस एक्सप्रेशन का मतलब समझ नहीं पा रही थी।
और मिस टीना, ये है मिसेस सारिका। ये मुंबई के टॉप नोन कंपनी धर्मा ग्रुप की मालकिन है। साथ ही मुंबई की टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का सभी काम इन्हीं के हाथों में रहता है। मयंक ने टीना को बताया। ओह, अब समझिए कि मिस्टर मयंक मुझे अपना कलीग क्यों बता रहे हैं। ये मिस्टर एलिगेंस की मॉम है। टीना ने मन ही मन कहा। वो सारिका की तरफ हैरानी से देख रही थी। सॉरी मिसेस सारिका, मुझे लग रहा था कि मिस्टर मयंक मेरे बॉयफ्रेंड होकर आपके साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। टीना ने अपने एक्सप्रेशंस को छुपाते हुए कहा। मिसेस सारिका, आज आप भी इतनी खूबसूरत लगती हैं कि बाकी लड़कियों को हमें साथ देख जलन होने लगती है, मयंक ने हंसते हुए कहा। तो टीना ने मयंक को गुस्से में देखा। ये सुनकर सारिका हंसने लगी, जबकि टीना के दिमाग में मिसेस सारिका को देखते हुए एक फ्लैशबैक चलने लगा था। वो सारिका को देखते हुए कहीं खो गई थी। वहीं मयंक की बात सुनकर सारिका हंसने लगी। सॉरी मिस टीना, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है, सारिका ने हंसते हुए कहा। सारिका की बात सुनकर टीना होश में गई। फिर सारिका आगे कहने लगी, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें मिस्टर मयंक जैसा साथी मिला है। ये कहते हुए सारिका ने टीना की ओर अपना हाथ बढ़ाया। टीना उनसे हाथ मिलाने लगी। टीना से हाथ मिलाते समय सारिका की नजर अचानक से मिस टीना की वॉच पर पड़ी। सारिका उस ब्रांडेड वॉच को गौर से देखने लगी। ये देखकर मयंक और टीना दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। टीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब उन्हें क्या जवाब दे। वो वॉच इंटरनेशनल ब्रांड की थी, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 10 लाख रुपए थी। ये वॉच इंडिया में कुछ गिने चुने लोगों के पास ही थी। अब वो मिसेस सारिका को कैसे जस्टिफाई करके बताए कि ओबरॉय इंडस्ट्री की एक आम एम्प्लॉय के हाथों में ये 10 लाख की वॉच कहां से आ गई। सॉरी मिसेस सारिका, हमने आपसे झूठ कहा था। मैं ओबरॉय इंडस्ट्री की एम्प्लॉय नहीं बल्कि सीईओ हूं। मेरा नाम टीना ओबरॉय है। टीना ने सब कुछ सही सही बता दिया। ये सुनते ही सारिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। मुंबई में मिस्टर एलिगेंस से हमारी एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हम आपको अपने बारे में बताकर नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए मिस्टर मयंक ने आपसे झूठ कहा था। टीना ने सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर सारिका हैरान रह गई। उसके चेहरे पर गुस्से का एक्सप्रेशन आया, लेकिन जल्दी ही उसने अपना गुस्सा अपनी झूठी मुस्कुराहट के पीछे दबा लिया। वहीं मयंक ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने सच्चाई को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन टीना ने एक ही बार में उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मतलब इस लड़की के कारण ही मेरे बेटे का उस प्रोजेक्ट में लॉस हुआ था, और इसके ही किसी वर्कर ने एलिगेंस के गले पर चाकू रखकर मुझे फोटो और धमकी भरा मैसेज भेजा था। इस लड़की के कारण मैं एलिगेंस पर आगे से कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। मैं पहले ही अपनी गलती के चलते बहुत कुछ खो चुकी हूँ। सारिका ने मन ही मन सोचा। सॉरी मिस टीना, मैं एलिगेंस की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे जैसे ही उस बारे में पता चला था मैंने उसे बहुत डांटा था और न्यूज को आगे फैलने से भी रोक दिया था। वो सब कुछ एलिगेंस ने गुस्से में कर दिया था, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम एलिगेंस की तरफ से बेफिक्र रहना, सारिका ने कहा। थैंक यू मिसेस सारिका, टीना ने कहा। मिसेस सारिका इस उम्र में भी कितनी हॉट नजर आ रही हैं। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इनका एक जवान बेटा भी है, टीना ने मन ही मन कहा। मिस्टर मयंक, मेरे होते हुए तुम्हें अब इन छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स के लिए जगह जगह भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हारे सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा देती हूँ। ये कहते हुए सारिका ने अपने मोबाइल से किसी को कॉल कर दिया और डॉक्यूमेंट्स बनाने का ऑर्डर दे दिया। मिस्टर मयंक, आपके डॉक्यूमेंट्स कल ही तैयार हो जाएंगे। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग की तैयारी में लग सकते हो। किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो बेझिझक बता देना, सारिका ने हंसते हुए कहा। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर देखते ही उसने मयंक से एक्सक्यूज मी कहा और कॉल पिक करके वहां से चली गई। वाह मिस्टर मयंक, तुम वाकई में बहुत लकी हो। जब तुम मिसेस सारिका को पहले से जानते थे तो इन डॉक्यूमेंट्स के लिए मेरी हेल्प लेने क्यों आए थे, जबकि तुम इनसे बात करके एक ही बार में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकते थे, टीना ने हंसते हुए कहा। मिस टीना, मैं इनसे आज दूसरी बार ही मिला हूं, वो भी कोई कोइंसिडेंस से। मैं तो यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी तैयार करवाने के लिए आया था, लेकिन मेरी इनसे मुलाकात हो गई, मयंक ने कहा। तो बताओ मिस्टर मयंक कि दूसरी ही मुलाकात में तुमने उनसे ऐसा क्या रिलेशन बना लिया कि वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करने को तैयार हो गई, टीना ने पूछा। पता नहीं, लेकिन मिसेस सारिका को जब मैंने पहली बार देखा था तब से मुझे उनसे कुछ अपनापन सा महसूस हो रहा था, मयंक ने कहा। मिस्टर मयंक, मैंने तुम्हें मिसेस सारिका के साथ बातचीत करते हुए दूर से ही देख लिया था। मिसेस सारिका का एक यंग बेटा भी है और तुम फिर भी उनके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, मिस टीना ने हंसते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैं फ्लर्ट करने का हुनर लेकर ही पैदा हुआ हूँ। ऐसी एबिलिटी ऊपर वाला हर किसी को नहीं देता, मयंक ने टीना की आंखों में देखते हुए कहा। मिस्टर मयंक, अभी तुमने कहा कि तुम फ्लर्टिंग एबिलिटीज के साथ पैदा हुए हो, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हें कोई बर्थमार्क भी है, टीना ने पूछा। मिस टीना, तुम ये क्यों जानना चाहती हो, मयंक ने हैरानी से पूछा। ऐसे ही, तुम्हें बताने में कोई प्रॉब्लम है, टीना ने पूछा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरी बॉडी पर बर्थ मार्क है, मयंक ने कहा। मिस्टर मयंक, मैं तुम्हारा बर्थ मार्क देखना चाहती हूँ, टीना ने तुरंत कहा। सॉरी मिस टीना, वो मार्क तो मैं सिर्फ अपनी वाइफ को ही दिखा सकता हूँ और किसी को भी नहीं, मयंक ने हंसते हुए कहा। लेकिन क्यों, टीना ने गुस्से में पूछा। क्योंकि मेरा बर्थ मार्क मेरी बॉडी के एक खास हिस्से पर है। अब बताओ, देखना चाहोगी, मयंक ने फुसफुसाते हुए आंख मारकर कहा। तुम कभी नहीं सुधरोगे, टीना ने गुस्से में कहा। मिस टीना, अब तो मैं तुम्हें अपना बर्थ मार्क दिखाकर ही रहूंगा, मयंक ने कहा। यह सुनकर टीना वहां से जाने लगी। मयंक ने तुरंत अपना हाथ टीना के सामने करके उसका रास्ता रोक लिया। मिस टीना, देखो मेरी राइट कलाई पर यह रहा बर्थ मार्क, मयंक ने कहा। यह सुनकर टीना मयंक की कलाई देखने लगी। मयंक की कलाई पर बर्थ मार्क एक स्टार के रूप में था। मिस टीना उसे गौर से देखने लगी। मिस टीना, अभी तुम जितना चाहो देख लो, लेकिन अगली बार मैं अपना बर्थ मार्क दिखाने के लिए तुमसे फीस मांगूंगा, मयंक ने हंसते हुए कहा। बर्थ मार्क दिखाने के लिए कौन फीस लेता है, टीना ने हंसते हुए पूछा। मैं लेता हूं ना मिस टीना, क्योंकि मैं सबसे अलग हूं, मयंक ने अपनी कॉलर पर हाथ रखते हुए कहा। मिस्टर मयंक, क्या मिसेस सारिका, कहते कहते टीना चुप हो गई। वो मयंक से पूछना चाहती थी कि क्या सारिका ने उसका बर्थ मार्क देखा था, लेकिन फिर उसे लगा कि यह सुनकर मयंक को शक हो सकता है। मिस टीना, तुम मिसेस सारिका के बारे में क्या कह रही थी, मयंक ने पूछा। मैं ये कहना चाह रही थी कि तुम अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग मिसेस सारिका के हाथों से ही करवाना, इससे तुम्हें फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलेंगे, टीना ने बात पलटते हुए कहा। ठीक है मिस टीना, मैं इस बारे में मिसेस सारिका से बात करके देखूंगा, मयंक ने कहा। तभी एक लड़की मयंक की टेबल के करीब पहुंची। उसने मॉडर्न ड्रेस पहन रखी थी
और उसके बाल लड़कों की तरह छोटे थे। हेलो सर, मुझे मिसेस सारिका ने भेजा है। सर, आप ड्रिंक में क्या लेना पसंद करेंगे? उस लड़की ने मयंक की तरफ देखते हुए पूछा। हाय ब्यूटीफुल, आज मेरा लक बहुत अच्छा है, तभी तो मुझे तुम जैसी अप्सरा से मिलने का मौका हासिल हुआ है। मयंक ने उस लड़की को छेड़ते हुए कहा। वो लड़की ये सुनकर शर्माने लगी। वहीं टीना गुस्से में मयंक को घूरने लगी। सर, बियर या वाइन? उस लड़की ने शर्माते हुए पूछा। जो तुम पसंद करो, मेरे लिए तो यही काफी है कि तुम जैसी हसीन लड़की मुझे ड्रिंक सर्व करने आई है। ये सुनकर वो लड़की शर्माते हुए वहां से चली गई। मिस्टर मयंक, तुम कभी नहीं सुधर सकते, टीना ने मयंक को घूरते हुए कहा। मिस टीना, तुम्हें मेरी फ्लर्टिंग से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई है? मयंक ने हंसते हुए पूछा। मोहब्बत? और तुमसे? माय फुट, टीना ने कहा। यह सुनकर मयंक हंसने लगा। मिस्टर ओबरॉय हॉल में ही बैठे हुए थे। वो आज बहुत खुश नजर आ रहे थे, और हो भी क्यों ना। आखिर मिस टीना के सिर से खतरे के बादल जो हट चुके थे, तभी वहां मिस टीना का आना हुआ। कंग्रेचुलेशंस मिस टीना, आज फाइनली तुम्हारे सिर से खतरे की तलवार हमेशा हमेशा के लिए हट गई है, मिस्टर ओबरॉय ने खुश होते हुए कहा। हाँ डैड, इस बात से तो मैं बहुत खुश हूँ। ये सब ब्लैक टाइगर की हेल्प से ही हो पाया था। अगर वो सही टाइम पर नहीं आते तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मिस टीना ने कहा। फिर वो आगे कहने लगी। डैड, मैं आपसे अकेले में एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो स्टडी रूम में बैठकर बात करते हैं। ये कहकर मिस्टर ओबरॉय टीना के साथ स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। अब बताओ मिस टीना, तुम्हें मुझसे क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी? मिस्टर ओबरॉय ने टेबल पर बैठते हुए पूछा। डैड, मैं आज मिसेस सारिका से मिली थी। मैंने उन्हें आज बिल्कुल करीब से देखा था, टीना ने कहा। क्या? आज तुमने सचमुच मिसेस सारिका को देखा था? मिस्टर ओबरॉय ने हैरानी से पूछा। हाँ डैड, और सिर्फ मैं ही नहीं, मिस्टर मयंक भी उनसे मिले थे। वो अब यहाँ दिल्ली में ही रहने लगी है, टीना ने कहा। क्या? मिसेस सारिका ने मिस्टर मयंक को पहचान लिया? मिस्टर ओबरॉय ने हैरानी से पूछा। पता नहीं डैड, लेकिन मुझे लग रहा है कि मिसेस सारिका ने मिस्टर मयंक को डेफिनेटली पहचान ही लिया होगा, लेकिन उन्होंने मिस्टर मयंक से इसके बारे में कोई बात नहीं की थी, टीना ने धीरे से कहा। और वो करेगी भी नहीं। वो मिस्टर मयंक से बात करने के लिए सही समय का इंतजार करेगी, मिस्टर ओबरॉय ने कहा। हाँ डैड, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर मिस्टर मयंक को पता चल गया कि हम उनसे इतनी बड़ी बात छुपा रहे थे तो? टीना ने पूछा। नहीं मिस टीना, अभी हमें मिस्टर मयंक को कुछ भी नहीं बताना है, मिस्टर ओबरॉय ने कहा। लेकिन क्यों डैड? टीना ने पूछा। अभी मयंक का पूरा ध्यान अपने वेस्टर्न रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग पर है, इसलिए हमें इस बात में बताकर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मिस्टर ओबरॉय ने समझाते हुए कहा। ठीक है डैड, टीना ने कहा। वहीं सारिका अपने बेडरूम में लेटी हुई थी। उसके ख्याल में सिर्फ मयंक का चेहरा घूम रहा था। वो आज मयंक से मिलकर बहुत खुश थी। उसे लगने लगा था कि आज वो एक बहुत बड़ी जंग जीत चुकी थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। सारिका ने अपना मोबाइल निकालकर तुरंत एक नंबर पर कॉल किया। हेलो हेलो मिस्टर वाधवा, आप यहाँ दिल्ली में कब आ रहे हैं? आपके लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, सारिका ने कहा। अच्छा, अगर उस न्यूज़ से तुम खुश हो तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। जरा मुझे भी उस गुड न्यूज़ के बारे में बताओ, धर्मराज वाधवा ने क्यूरियोसिटी से पूछा। धर्मराज वाधवा दरअसल में सारिका के हस्बैंड थे। नहीं, ऐसे नहीं, आप यहाँ दिल्ली में आ जाओ। मैं वो गुड न्यूज़ आपको फेस टू फेस देना चाहती हूँ। ये गुड न्यूज़ सुनकर आपके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आएंगे, मैं वो देखना चाहती हूँ, सारिका ने हंसते हुए कहा। सॉरी मिस्टर सारिका, मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस में बिजी हूँ। ये सब काम छोड़कर मेरा वहाँ आना बड़ा मुश्किल है, मिस्टर वाधवा ने कहा। ओह, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि जैसे ही तुम वो गुड न्यूज़ सुनोगे, सारे काम छोड़कर यहाँ दिल्ली आ जाओगे, सारिका ने रहस्य बनाते हुए कहा। अरे तो बताओ ना, मैं गुड न्यूज़ सुनने के लिए बेकरार हूँ, मिस्टर वाधवा ने क्यूरियोसिटी से कहा। मिस्टर, क्या तुम्हें 27-28 साल पहले की बात याद है, जब तुम अपनी फर्स्ट वाइफ के रिलेशन में थे और तुमने अपनी फैमिली के दबाव में मुझे प्रेगनेंसी के समय छोड़ दिया था, सारिका ने कहा। हाँ, लेकिन वो समय बीत चुका है, हमें बीती बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मिस्टर वाधवा ने कहा। तुम्हें याद होगा, उस समय मैंने तुम्हारी फैमिली की वजह से अपने बड़े बेटे को खो दिया था, सारिका ने कहा। मिस्टर सारिका, तुम ये सब बातें करके मेरी इंसल्ट कर रही हो, मिस्टर वाधवा ने गुस्से में कहा। मैंने आज अपने फर्स्ट सन से मुलाकात की थी, सारिका ने खुश होते हुए कहा। व्हाट? मिस्टर सारिका, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बेटे के प्यार में किसी बहरूपिये को अपना मान लो, मिस्टर वाधवा ने कहा। यह सुनकर सारिका हैरान रह गई। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसकी कलाई पर वही बर्थ मार्क देखा है जो अपने बेटे की कलाई पर था, सारिका ने जोर देते हुए कहा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इस तरह सिर्फ बर्थ मार्क देखकर किसी को जज नहीं किया जा सकता, मिस्टर वाधवा ने कहा। आप समझने की कोशिश करो, मैंने उसे बहुत करीब से देखा। वो बिल्कुल आप पर गया है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब मुझे उसमें आप ही नजर आए थे, और सबसे बड़ी बात, उसके गले में वाधवा सरनेम लिखा हुआ वही लॉकेट है जो आपने उसे पहनाया था, सारिका ने कहा। यह सुनकर मिस्टर वाधवा हैरान रह गए। हेलो, आप सुन रहे हैं ना, सारिका ने पूछा। हाँ, मैं कल सुबह ही दिल्ली आ रहा हूँ, वहीं आकर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मिस्टर वाधवा ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ बेटा, अब मैं दोबारा नहीं खोना चाहती। सारी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारी मॉम मरते दम तक तुम्हारा साथ देगी, सारिका ने मन ही मन कहा। तारा, मैं कहती हूँ वापस आओ। रक्षिता ने तारा को रोकने की कोशिश की, लेकिन तारा बहुत जिद्दी थी। रक्षिता ने जैसे तैसे तारा को समझाया और मिस्टर एंड मिसेज बाजवा के सामने ले गई। गुड इवनिंग, आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। और फिर एक पॉज देने के बाद तारा ने नैना की ओर देखकर कहा, हेलो बाय द वे, क्या मैं मिस नैना से कुछ देर तक बात कर सकती हूँ? कुछ कॉलेज के प्रॉब्लम्स हैं। पब्लिक प्लेस में इतने प्यार से पूछने की वजह से अर्जुन बाजवा भी तारा को रेजिस्ट नहीं कर पाया और उसने भी मुस्कुराते हुए सहमति जता दी। वहीं नैना तारा के बात करने के लहजे से अच्छी तरह वाकिफ थी।
उसने तारा के सामने जाकर पूछा, तारा तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? और अगले ही पल तारा के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई और उसने कुछ गुस्से भरे लहजे में पूछा, जैसे आप तो जानती नहीं है कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ तुमसे। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मिस्टर मयंक को पसंद करती हो? नैना की आंखें इस सवाल को सुनकर थोड़ी सिकुड़ गई और उसने तारा की आंखों में देखकर पूछा, मैं मिस्टर मयंक को पसंद करती हूँ या नहीं ये मेरी चॉइस है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? इस बात पर तारा ने भड़कते हुए कहा, चलो मान लिया इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं उन्हें अपना स्टेप फादर होते हुए देखना चाहती हूँ। इस वजह से मैं ये हरगिज भी नहीं चाहूंगी कि कोई और औरत या लड़की उनके आसपास भी रहे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा एक हस्बैंड भी है, सो ये बात याद रखना। वहीं तारा की इस बात पर नैना ने एक और धमाका करते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हें बता दूं मिस तारा, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच अब डिवोर्स हो चुका है। ये सुनते ही तारा के एक्सप्रेशन बदल गया। तो मिस्टर मयंक के पीछे जाने के लिए तुमने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स भी ले लिया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? नैना ने भी बेफिक्र लहजे में कहा। नैना के इस नए अवतार को देखकर तारा हैरान थी। वहीं नैना अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने तारा की आंखों में देखकर कहा, मिस तारा तुमने अभी दुनिया देखी कहाँ है? वैसे भी तुम एक मर्द और एक औरत के रिश्ते और उनके एहसास के बारे में समझने के लिए अभी बहुत छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि मिस्टर मयंक के मामले में मत पड़ो तो ही अच्छा है। अपने और अपने मॉम का ख्याल रखो। वहीं तारा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जब से मयंक उनकी दुनिया में आया था, मयंक ने हमेशा उनकी मदद की थी, और अब जब मयंक अमीर हो गया था तो तारा सोचने लगी थी कि उसके जैसा स्टेप फादर उसकी दुनिया बदल सकता है। इस वजह से वो भी अपनी मॉम की शादी किसी भी तरह से मयंक से कर देना चाहती थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मयंक आए दिन किसी ना किसी लड़की के साथ किसी ना किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ नजर आ जाता था उसे। और अभी तो फिलहाल उसकी मॉम के लिए उसकी नजरों से सबसे टफ कंपटीशन मिस नैना ही थी। ऊपर से नैना कम उम्र की थी और उसकी मॉम नैना से ऑलमोस्ट 12 साल बड़ी थी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी माँ तुमसे उम्र में बड़ी है तो वो मयंक को हासिल नहीं कर पाएगी? तारा ने अपना असली चेहरा सामने लाते हुए कहा। वहीं नैना ने अपनी आंखों का चश्मा संभालते हुए जवाब दिया, इस बात को वैसे ठुकराया नहीं जा सकता। ऊपर से सबसे जरूरी बात कि मिस रक्षिता के पास तुम भी हो, उनकी जिंदगी में एक बर्डन के तौर पर। तारा ने पलटवार करते हुए कहा, मैं बर्डन नहीं तुम बर्डन हो। इस बात पर नैना ने सार्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली मैं सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता मिस तारा। वैसे एक पते की बात बताऊं, अगर तुम्हारी मॉम और तुम दोनों ट्राई करो मिस्टर मयंक पर, तो मयंक तुम्हें ज्यादा प्रेफर करेगा ना कि तुम्हारी मॉम को। ये बात तारा को जानबूझकर चुभने के लिए नैना ने कही थी। तुम्हारी ये हिम्मत? तारा ने चीखते हुए कहा। इस वक्त तारा इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो नैना को मार डालना चाहती थी। तुम काफी जवान हो और तुम्हारी मॉम बूढ़ी, और ऊपर से तुम दोनों का कोई मुकाबला नहीं है मेरे कंपैरिजन में। अरे मैं तो तुम दोनों को अपना कंपैरिजन ही नहीं मानती, मुझे तो तुम पर तरस आता है। नैना ने तारा का मजाक उड़ाते हुए कहा। इतना कहकर नैना वहां से आगे बढ़ने लगी और उसके चेहरे पर तब जीत की मुस्कान नजर आ रही थी। हे रुको वहां, तारा ने नैना को रोकते हुए कहा। गुस्से भरी नजरों से देखकर तारा ने नैना को चैलेंज दिया, नैना मेरी बात कान खोलकर सुन लेना। तो मैं अपनी मॉम को लेकर एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहती हूँ और मैं मिस्टर मयंक को अपनी मॉम का हस्बैंड बनाकर ही रहूंगी, और ये मेरा चैलेंज है तुम्हें। तुम अपने काम से काम रखो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, नैना ने तारा का मजाक उड़ाते हुए कहा। और फिर इतना कहकर नैना वहां से चली गई। नैना तुम जितनी शरीफ और सोफिस्टिकेटेड नजर आती हो, अंदर से तुम उतनी ही ज्यादा लोमड़ी किस्म की इंसान हो। तुमसे ज्यादा शातिर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तारा ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। वहीं तारा, रक्षिता, अर्जुन और नैना के अलावा अब तक वहां और कोई भी नहीं पहुंचा था। यहाँ तक कि जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी का रिबन काटने का वादा किया था वो भी अभी तक नहीं आई थी। वहीं मयंक मिस रक्षिता की बातों के बारे में ध्यान से सोच रहा था। तुमने जितनी भी औरतों को आज बुलाया होगा, मुझे उम्मीद है कि वो सभी आएंगे तुम्हारी इस इन्विटेशन पर। कम से कम पहले ना सही, लेकिन आखिरी तक तो आ ही जाएंगे सब। तभी ललित ने फौरन मयंक के कानों के पास जाकर हौले से बड़बड़ाते हुए कहा, मयंक भाई अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी देर में ओपनिंग सेरेमनी का वक्त भी हो जाएगा। चलो फिर देर किस बात की? ठीक है, तुम फिर इस ओपनिंग सेरेमनी के इंचार्ज रहोगे, मयंक ने ललित की ओर देखकर कहा। लेकिन मयंक ने जितनी उम्मीद की थी इस ओपनिंग सेरेमनी में, इतने लोग अभी तक नहीं आए थे। अब तक कुल मिलाकर 7 गेस्ट ही वहां मौजूद थे। वहीं ललित ने सेरेमनी की बागडोर संभालते हुए कहा, अब अगर ज्यादा लोग नहीं आए तो हम क्या ही कर सकते हैं। आकाश तुम पटाखों का अरेंज करो, मैं तब तक रिबन काटने का बंदोबस्त करता हूँ। और अगले ही पल आकाश उछलता कूदता हुआ पटाखों के पीछे पड़ गया और एक साथ कई सारे पटाखों की आवाज आने लगी। इस वक्त आसमान रोशनी से जगमगा उठा था, जैसे कि दिवाली का त्योहार आ गया हो। वहां तकरीबन 2 घंटे के बाद तब मयंक एक राउंड टेबल के एक साइड पर बैठा हुआ था और उसके इर्द गिर्द ललित, आकाश, आकाश की बहन सिया, सीमा जो तारा के साथ यहाँ पहुंची हुई थी, बैठे हुए थे। और मयंक एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ वाइन सिप करते हुए कह रहा था, सबसे पहले तुम लोग जो भी यहाँ मौजूद है मेरे साथ, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे इस रेस्टोरेंट की रेनोवेशन के दौरान ललित, आकाश, सिया, आप सब ने खास तौर पर बहुत हार्ड वर्क किया है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना। चलो आज के इस खास शाम को सेलिब्रेट किया जाए। एक और रक्षिता, डेविड, अर्जुन और बाकी लोग रेड वाइन पी रहे थे। वहीं नैना, सिया, बाकी लोग जूस पी रहे थे। वहीं तारा जो ठीक मयंक के पास ही बैठी हुई थी, उसने मयंक से कहा, मिस्टर मयंक जरा संभाल कर पीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको नशा हो जाए। तारा यही तो नशा है जो मुझे चढ़ता नहीं है। वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी फिक्र करने के लिए, मयंक ने व्हाइट वाइन का एक और सिप लेते हुए कहा। वहीं डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी आज बहुत पीना चाहता हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आज कि मेरे दोस्त का वेस्टर्न रेस्टोरेंट खुल गया। वहीं लियोन ने भी हामी भरते हुए कहा, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मुझे भी बहुत सारा ड्रिंक करना है। और फिर सभी दोस्त एक साथ मजे करने लगे। वहीं अंतरा और तारा ने जब सबको व्हाइट वाइन पीते देखा तो उन्होंने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, यहाँ हर कोई व्हाइट वाइन पी रहा है तो फिर हम रेड वाइन क्यों पी रहे हैं?
ये तो हम लेडीज को कम समझना हुआ, इक्वालिटी कहाँ है? वहीं सनशाइन रेस्टोरेंट का बुरा हाल देखकर केशव खिड़की के पास ही खड़ा था। उसने रेशमा से एक प्लान डिस्कस करते हुए कहा, इससे पहले कि कोई करिश्मा हो जाए, जल्दी से वेटर्स को कहो कि और ज्यादा डिस्काउंट का टैग लगा दे बाहर। मैं उन शैतानों को आज जीतने का कोई मौका नहीं देना चाहता। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, रेशमा ने कहा। और फिर अगले ही पल उन सब ने अपने प्लानिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं अभिनव ने उनको टोकते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मैंने कुछ ऐसा सोचा है जिससे उनका आज पूरा दिन बर्बाद हो जाए, और तुम लोग अभी से जश्न मनाने की शुरुआत मत कर देना। इस बात पर केशव ने अभिनव से पूछा, क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि सनशाइन रेस्टोरेंट के पास आज के दिन बाजी मारने का कोई मौका है? अभिनव ने सिगरेट का एक लंबा कश लेकर कहा, जो खास इंसान अभी तक आ सकता था आया नहीं है अभी। वैसे आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? केशव ने चौंकते हुए पूछा। टीना, अभिनव ने कहा। टीना? टीना ओबराय? हाउ इज दिस पॉसिबल? केशव ने चौंकते हुए पूछा। मैं टीना ओबराय की ही बात कर रहा हूँ, अभिनव ने कॉन्फिडेंस में जवाब दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि टीना और मयंक की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, तो फिर वो मयंक का सपोर्ट क्यों करेगी? केशव ने कहा। तभी एक राज पर से पर्दा हटाते हुए अभिनव ने जवाब दिया, कभी तुमने एक औरत को या लड़की को रूल्स के हिसाब से काम करते हुए देखा है? मैंने खुद देखा था जब मयंक टीना को ओबराय इंडस्ट्री में इन्विटेशन देने गया था थोड़े दिनों पहले, और उसने खास तौर पर टीना से आने के लिए कहा था। तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि टीना उसे सपोर्ट नहीं करेगी? लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं टीना को अच्छे से जानता हूँ और वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, केशव ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। लेकिन इस केस में कुछ भी हो सकता है, अभिनव ने जवाब दिया। तभी अभिनव ने खिड़की के बाहर देखकर इशारा करते हुए कहा, केशव देखो देखो वहां। तभी वहां एक साथ कई दर्जन लोग सनशाइन रेस्टोरेंट के बाहर नजर आए, जो दो दो तीन लोगों के ग्रुप में बटे हुए नजर आ रहे थे। वहीं काफी सारा व्हाइट वाइन पीने के बाद मयंक अब कुछ ज्यादा ही नशे में नजर आने लगा था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, देखो आकाश, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर हमारा बिजनेस 6 महीने तक भी रन नहीं किया तो भी तुम्हें तुम्हारी सैलरी टाइम पर मिल जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया है। बॉस, आपने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, अब आपको और नहीं पीना चाहिए, आकाश ने मयंक को समझाते हुए कहा। वहीं मयंक अपने कुछ लड़खड़ाते और बहके कदमों से खड़ा हुआ और उसने कुछ कहना चाहा कि तभी उसे ललित की बेटी आन्या की आवाज सुनाई दी। मिस्टर मयंक, बाहर कुछ गेस्ट नजर आ रहे हैं। क्या गेस्ट? क्या मैंने गलत सुना? मयंक ने दोबारा से कंफर्म करने के लिए पूछा। एक तरफ जहां मयंक हैरान था, वहीं डेविड और लियोन अपनी कुर्सियों से उछलते हुए भागे और उन्होंने भी गेट की तरफ देखते हुए कंफर्म किया। तारा भी गेट की तरफ भागते हुए बोली, मैं भी जाकर देखती हूँ। अगले ही पल सबकी नजरों में एक बेचैनी नजर आने लगी थी, क्योंकि वो सभी लोग कस्टमर्स को तरस गए थे और मयंक के गेट की तरफ बढ़ते ही उसके सभी दोस्त भी आगे बढ़ने लगे। मयंक जैसे गेट के सामने आया, उसने सबसे पहले ओबराय इंडस्ट्रीज की एचआर डिपार्टमेंट की रिया को देखा। अचानक से मयंक हैरान नजर आने लगा था। ये यहाँ कैसे? रिया ने मुस्कुराते हुए मयंक को टीज करते हुए कहा, लगता है मिस्टर मयंक आज दिन में ही सपने देख रहे हैं, क्या आप हमारा स्वागत नहीं करेंगे? इस वक्त मयंक दरअसल में किसी खास इंसान को ढूंढ रहा था, जिसे वो इन दिनों आजकल कुछ ज्यादा ही याद करने लगा। स्वागत है, और हाँ, आपको आज यहाँ डिनर करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, साथ ही मेरी तरफ से फ्री सर्विस भी। लेकिन मयंक की आंखें अभी भी उसी शख्स को तलाश रही थी। प्रिया, रिया, यहाँ तक कि टीना का बॉडीगार्ड गुजराल भी वहां मौजूद था। धीरे धीरे सब वेटर और बाकी के लोग उन सभी गेस्ट को उनकी सीट पर एक एक करके बैठाने लगे थे। वहीं ललित सबका स्वागत करता जा रहा था और उनके हिसाब से उनके पसंदीदा डिश के बारे में पूछ रहा था। आप सब जो भी खाना पसंद करेंगे हम आपको वही सर्व करेंगे, और आज के लिए आपको बस आधे पैसे चुकाने होंगे। और बस कुछ ही मिनट के अंदर उसका पूरा रेस्टोरेंट लगभग भर गया था। रक्षिता ने मयंक की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तो ये सारे लोग मिस टीना ओबराय के कलीग्स हैं, है ना? मयंक ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। तो क्या मैं वापस से रेस्टोरेंट के सारे डिशेज की कीमतों को नॉर्मल प्राइस में कर दूं? रक्षिता ने मयंक की बातों को सुनकर कहा, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था, जो सबसे खास इंसान है वो सबसे आखिर में आता है, लेकिन मैं तुम्हारी सबसे खूबसूरत बॉस को अभी तक देख नहीं पा रही। वहीं गुजराल अपने साथ एक बड़ा सा ब्लैक लेदर बैग लेकर वहां पहुंचा था। उसमें शायद बहुत सारे पैसे थे और उसने हंसते हुए मयंक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मिस्टर मयंक, तुम्हें बहुत बधाई हो हमारे इस के ग्रैंड ओपनिंग, और ये हमारी तरफ से, हमारे ओबराय इंडस्ट्रीज की तरफ से तुम्हें एक छोटा सा तोहफा। इतना कहकर उसने वो ब्लैक लेदर बैग मयंक के हाथों में थमा दिया। तभी मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे क्या मिस टीना ने तुम्हें आने के लिए कहा यहाँ सबके साथ? गुजराल ने सहमति जताते हुए जवाब दिया, आज संडे था इसलिए पूरे ओबराय इंडस्ट्री में छुट्टी का दिन था, लेकिन मिस टीना आज भी अपना काम कर रही थी और उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मैं सारे कलीग्स को तुम्हारे इस रेस्टोरेंट में लेकर जाऊं, ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे और हमारी तरफ से तुम्हें एक सपोर्ट मिले, और फिर मुझसे जितने लोग हो सके मैं उन्हें अपने साथ लेकर यहाँ आ गया। अरे यार, तुम लोगों ने तो सरप्राइज दे दिया मुझे, मयंक ने चौंकते हुए कहा। वैसे तुम क्या खाना पसंद करोगे गुजराल? मैंने तुम्हारी पसंद कभी पूछी ही नहीं, मयंक ने गुजराल की ओर देखकर पूछा। जो भी तुम्हारे रेस्टोरेंट में खासियत हो मिस्टर मयंक, गुजराल ने हंसकर कहा। बिल्कुल। वैसे मिस टीना कहाँ रह गई? मयंक ने पूछा। मुझे नहीं पता मिस्टर मयंक, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में, गुजराल ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। ठीक है मिस्टर मयंक, आप अपने कस्टमर्स का स्वागत कीजिए, तब तक मैं भी बाकी लोगों के साथ कुछ खा पी लेता हूँ। इतना बोलकर गुजराल वहां से चला गया। वहीं मयंक अभी भी गेट के बाहर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। तभी उसे एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई दी, जो अपने डैड से शिकायत भरे लहजे में कह रही थी, डैडी, मैंने आपको कहा था ना पहले यहाँ आने के लिए, देखो अब सीट नहीं है कहीं भी। आन्या, जो काफी देर से वेटर्स की मदद कर रही थी, उसने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, अंकल, आंटी और लिटिल सिस्टर, प्लीज टेंशन मत लो, मेरे पास सीट है आप सबके लिए। यहाँ 2 फ्लोर्स हैं और ऊपर नीचे पूरी जगह है, आप लोग वहाँ बैठकर पूरी फैमिली के साथ खाना खा सकते हैं। रियली दीदी? डैडी चलो ना ऊपर चलते हैं, उस छोटी बच्ची ने चहकते हुए कहा।
वहीं सनशाइन रेस्टोरेंट का माहौल बहुत ही खुशनुमा और सादगी भरा हो गया था। तभी अंतरा ने जिस पियानिस्ट को वहां पर बुलाया था, उसने रेस्टोरेंट के छोटे से स्टेज पर पियानो बजाना शुरू कर दिया। सभी कपल खास तौर पर डांस करने के मूड में नजर आ रहे थे और कुछ लोग अपना अपना खाना बीच में ही छोड़कर डांस करने लगे थे। वहीं रक्षिता ने मयंक का हाथ बटाते हुए कहा, सभी वेटर काफी बिजी नजर आ रहे हैं, अगर तुम कहो तो हम लोग भी कुछ काम कर दें। वहीं तारा का हाथ पकड़ते हुए रक्षिता ने इशारा करते हुए कहा, बेटा जरा मदद कर दो। मयंक, जो काफी हद तक नशे में झूम रहा था, उसने रक्षिता की आंखों में देखकर नशे में कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रक्षिता ने कुछ कंफ्यूजन में पूछा, लेकिन क्यों? ऐसा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जैसी जाने जा को कोई और मर्द देखे और ये सोचे कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत हसीना को काम करना पड़ रहा है, और मुझे तुम्हारी खूबसूरती को देखने का मौका भी तो नहीं मिलेगा ना जब तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओगी। मयंक ने नशे में बड़बड़ाते हुए कहा, ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो मयंक? रक्षिता ने चौंकते हुए कहा। अभी रक्षिता मयंक की तरफ देख ही रही थी कि उसकी नजर अचानक से बाहर की तरफ चली गई, जहां एक खूबसूरत और हाइट में लंबी लड़की अंदर की ओर दाखिल हो रही थी। उस खूबसूरत लड़की ने कैजुअल कपड़े पहन रखे थे और उसके छोटे बाल उसके लंबे कद पर काफी अच्छे नजर आ रहे थे, और उसकी हाई हील्स की वजह से उसकी लंबाई और ज्यादा दिख रही थी, और उसका ऑरा और पर्सनैलिटी इतना ज्यादा दिलकश था कि रेस्टोरेंट में मौजूद कई मर्दों की नजर भी उस लड़की की तरफ ही चली गई। इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए वो लड़की सीधे आई और एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई। अगले ही पल उस खूबसूरत बला को देखकर डेविड और लियोन झूमते हुए उसके नजदीक जाकर उसकी मदद की कोशिश करने लगे। बताइए मोहतरमा, आप क्या खाना पसंद करेंगी? डेविड के दिल पे एक अंदाज को देखकर वो हसीन लड़की हौले से मुस्कुराई और उसने कहा, जो भी यहाँ की स्पेशलिटी हो। डेविड ने लियोन की तरफ आंखें और स्पेशल ऑर्डर का रिकमेंडेशन दे दिया। वहीं उस खूबसूरत हसीना की ओर देखकर मयंक ने अपनी आंखें कुछ देर से की और फिर अपना मोबाइल फोन अपने पॉकेट से बाहर निकालकर उसने कुछ कहा, हाँ मैं मयंक बोल रहा हूँ। और फिर इतना कहते हुए मयंक रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। वहीं रेस्टोरेंट के ठीक बाहर एक खूबसूरत सी लड़की ब्लैक ड्रेस और व्हाइट शर्ट में एक गाड़ी के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक गजब की खूबसूरत स्माइल दिखाई दे रही थी। अभी मयंक आगे बढ़ा ही था कि तभी उस लड़की ने मयंक को मुस्कुराते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर मयंक ऑन योर ओपनिंग ऑफ रेस्टोरेंट। मयंक इस वक्त काफी नशे में था, इस वजह से वो उस जानी पहचानी लड़की को पहचान नहीं पा रहा था। नहीं तो न केवल वो उसकी खूबसूरती को निहारता, बल्कि उसकी पूरी तरह से वेलकम किया। उसने मदहोशी की धुन में खुद को संभालते हुए कहा, थैंक यू मिस। वैसे मैं पूछना चाह। इसके पहले कि मयंक कुछ कहता, उस खूबसूरत लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए खुद को सेल्फ इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, मैं मिसेस सारिका रॉय की सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम शुभांगी है। शुभांगी का सेल्फ इंट्रोडक्शन और सारिका का नाम सुनने के बाद मयंक को आखिरकार रियलाइज हुआ और उसने कहा, हाँ याद आया, इसीलिए मैं सोचूं कि आपका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। मयंक से हाथ मिलाने और रेस्टोरेंट का बिजी शेड्यूल देखने के बाद शुभांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल में मैडम आज खुद पर्सनली यहाँ आना चाहती थी और आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती थी, लेकिन अपने घर पर एक इमरजेंसी आने की वजह से वो आ नहीं सकी और उन्हें जल्दी में बाहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया है और मैं आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ मैडम के ना आ पाने की वजह से। अरे अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी मिस शुभांगी, वैसे भी मिस सारिका बहुत पोलाइट है, मयंक ने कहा। तभी शुभांगी ने जवाब दिया, वैसे आप मुझे मिस मिस कहकर ना बुलाएं, आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हैं। ओके ओके ठीक है शुभांगी, थैंक यू। यहाँ का टेस्टी खाना खाना ना भूलिएगा, मयंक ने शुभांगी से कहा। नहीं नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम भी है, मुझे लौटना होगा, शुभांगी ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। अरे अरे कोई बात नहीं, लेट नहीं होगा, आप आराम से जाइए और मैं आपके खाने का अरेंजमेंट कर देता हूँ, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा और जल्दी से शुभांगी को रेस्टोरेंट के अंदर बिठा दिया। वहीं जल्दी से मेन गेट की तरफ जाकर मयंक ने अपने लिए एक सिगरेट जला ली और अपने सामने मौजूद वेस्टर्न रेस्टोरेंट की ओर गौर से देखने लगा। वहीं रेशमा, जो उस वक्त वेटर्स को कुछ ऑर्डर दे रही थी, जब उसने मयंक को अपने रेस्टोरेंट की ओर घूरता हुआ देखा तो उसे बेहद गुस्सा आ गया। वहीं मयंक की भी नजर रेशमा से मिली और उसने बुरी तरह से उसे इग्नोर किया। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था रेशमा से, उल्टा वो तो धुएं के बड़े बड़े छल्ले बना रहा था और हवा में उन्हें बेफिक्री के साथ उड़ा रहा था। इस नक्चड़ी औरत को ये लगता है कि मुझे परवाह है इसके गुस्सा होने से, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा और अपने रेस्टोरेंट को इनसे बेहतर रेस्टोरेंट बनाकर दिखाऊंगा, मयंक ने सिगरेट का लंबा कश लेते हुए खुद से कहा। वहीं रेशमा मयंक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देख रही थी, इसकी वजह से उसे और ज्यादा तेज गुस्सा आया और उसने खुद से कहा, आज किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया तो इतरा लो अपनी इस खुशी पर, कल जब किस्मत ने धोखा दिया तो फिर रोने बैठना। दोनों एक दूसरे को मन ही मन गालियां दे रहे थे। तभी मयंक को अपने सामने गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनाई दी, जो उसके नशे में होने की वजह से देर से सुनाई दी। जैसे ही मयंक ने मुड़कर अपने पीछे देखा, उसे एक ब्लैक रंग की गाड़ी नजर आई जो पार्किंग लॉट की तरफ ही बढ़ रही थी। तभी उसे व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए एक यंग आदमी नजर आया। ये कोई और नहीं बल्कि कुणाल था, जो गाड़ी से उतर रहा था। कुणाल, अच्छा हुआ तू टाइम पर आ गया मेरे दोस्त, आखिरकार तू ही तो मेरा इकलौता दोस्त है यहाँ जिसे मैं अपना यार कह सकता हूँ, मयंक ने कुणाल की ओर देखकर खुद से कहा। वहीं कुणाल ने मयंक को कसकर अपने गले से लगा लिया। कुणाल तब मुस्कुरा रहा था। तभी मयंक ने आगे पूछा, मैंने तो सुना था कि तू किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया है, क्या तेरा काम हो गया? मेरा भाई आज अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो भी नया नया, मुझे हर हालत में तो आना ही था मेरे भाई के पास, कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी कुणाल ने अपनी गाड़ी की ओर इशारा करते हुए मयंक से कहा, देखो तो कौन आया है मेरे साथ। तभी मयंक ने गाड़ी में देखा तो उसे खूबसूरत लड़की गाड़ी के अंदर बैठी हुई नजर आई। उस खूबसूरत लड़की ने ब्लैक रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके परफेक्ट फिगर पर काफी अच्छी लग रही थी। उसकी काली आंखें बिल्कुल किसी देसी ड्रिंक की तरह मयंक को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। उस लड़की ने अपने बालों को पोनी टेल हेयर स्टाइल में बांधा हुआ था और कानों में 2 चांदी की बालियां उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। और तभी वो लड़की अपने लंबे कदमों से बढ़ते हुए मयंक के ठीक पास आई। उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा कमाल की थी कि मयंक खुद को उस लड़की की ओर देखने से रोक नहीं पाया, चाहे वो कितना भी नशे में क्यों ना हो। मयंक ने मुस्कुराते हुए उस लड़की को देखकर कहा,
तो फाइनली तुम आ ही गई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कृतिका थी। उसने मुस्कुराते हुए मयंक को देखकर कहा, आज तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है और मैं ना आती। वैसे तुम होश में नहीं हो ऐसा लगता है। मेरे होश तो अभी अभी उड़े हैं तुम्हें देखकर कृतिका। इतनी देर से तो मैं होश में ही था। मयंक ने नशे में झूमते हुए भी कृतिका से फ्लर्ट करते हुए कहा। लेकिन कृतिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मयंक नशे में इस तरह से मदहोश तभी हुआ करता था जब वो खराब मूड में हुआ करता है। मैं समझ गया हूं कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन अब मेरा मूड उतना भी खराब नहीं है, मयंक ने कृतिका के होठों को पढ़ते हुए कहा। तभी मयंक ने कुणाल की ओर देखा और हंसते हुए कहा, अरे यार यहाँ क्यों खड़ा है तू, अंदर आ जाना। इससे पहले कि कुणाल कोई जवाब दे पाता, कृतिका ने कहा, मयंक मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे हाँ, तुम दोनों बात करो फिर मैं चलता हूँ। कुणाल ने बहाना करते हुए रेस्टोरेंट के अंदर जाने का इशारा किया और फिर वहां से चलता बना। वहीं मयंक ने सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए कहा, कृतिका तुम्हें जो कहना है कहो। मुझे कहना नहीं है, मुझे कुछ करना है, कृतिका ने कुछ हेजिटेट होते हुए कहा और फिर अपने बैग से एक कार्ड निकालते हुए उसने मयंक की ओर बढ़कर जवाब दिया, ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना, इससे तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन मयंक ने साफ साफ वो बैंक कार्ड इग्नोर करते हुए कहा, मैं तुम्हारी काइंडनेस की तारीफ करता हूँ लेकिन मैं ये ले नहीं सकता। इस वक्त कृतिका मयंक की ओर ही देख रही थी। उन दोनों के बीच एक खामोशी पसरी हुई थी। मयंक सिगरेट के लंबे कश ले रहा था और कृतिका की आंखों में गहराई से देखता जा रहा था। मयंक, मैं जानती हूँ कि तुम आज भी मुझे माफ नहीं कर पाए हो, कृतिका ने कहा। वहीं मयंक ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर पा रहा, बल्कि बात ऐसी है कि मैं खुद को भी समझ नहीं पा रहा ठीक से। तो इसका मतलब जो भी तुमने तब हॉस्पिटल में कहा था उसका सच में कोई मतलब था भी या नहीं, कृतिका ने पूछा। कृतिका दरअसल में उस डेडली वायरस के इंसिडेंट की बात कर रही थी जब मयंक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, और उस वक्त कृतिका अगर ना होती तो मयंक शायद आज इस दुनिया में ना होता। और उस दौरान मयंक ने कृतिका से वादा किया था कि वो अपने दोनों रिश्तों में कुछ टाइम चाहता है। अगर उसने कृतिका को माफ कर दिया तो फिर वो दोनों दोबारा से एक रिश्ते में आ जाते। मैंने उस दिन जो भी कहा था सच कहा था, कृतिका की आंखों में देखते हुए मयंक ने जवाब दिया। और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, लेकिन जो वक्त मैंने तुम्हें दिया था उसमें अभी भी टाइम बचा है। अपने होठों पर एक फोर्सफुल स्माइल को लाते हुए कृतिका ने जवाब दिया, मुझे भी इस बात का इंतजार रहेगा। मयंक के होठों पर अचानक से एक हंसी आ गई। तो क्या तुम रेस्टोरेंट में जाकर बैठना नहीं चाहोगे? नहीं, मुझे कहीं और भी जाना है, अभी कोई मेरा इंतजार कर रहा है, कृतिका ने जवाब दिया। वहीं कृतिका ने बैंक कार्ड अपने बैग में डालकर मयंक की आंखों में देखते हुए कहा, मयंक मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। जो कहना है कहो कृतिका, मयंक ने कृतिका की ओर देखकर कहा। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे वापस एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम टीना ओबराय से दूर रहोगे, कृतिका ने सीधे सपाट लहजे में कहा। टीना से क्यों दूर रहूं? मयंक ने चौंकते हुए दोबारा पूछा। कृतिका जवाब दो, तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है? कृतिका ने आसमान की ओर देखकर बड़बड़ाते हुए कहा, टीना की बात करूं तो दरअसल में वो एक ऐसा एक्सप्लोजन है जो कभी भी फट सकता है, और मुझे लगता है कि तुम उसके आसपास भी रहो तो तुम्हें भी गहरा नुकसान पहुंच सकता है उसकी वजह से, इसलिए उसके करीब जाकर तुम खुद को चोट मत पहुंचाओ मयंक। मयंक ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा नीचे की ओर झुकाया और बोला, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि टीना के नाम की बाउंटी दोबारा से किसी ने लगा दी है क्या? कृतिका ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं। नहीं तो फिर? मयंक ने चौंक कर पूछा। मयंक इस वक्त काफी ज्यादा नशे में था और उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? तुमने मिस टीना को एक एक्सप्लोजन क्यों कहा? वाकई में ये बहुत अजीब बात है, क्या तुम जस्टिफाई कर पाओगी इस बात को? कृतिका ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और बड़े प्यार से मयंक के होठों पर अपनी 2 उंगलियां रख दी। इस वक्त मयंक बेहद मासूम लग रहा था। वो जैसे कृतिका की आंखों में देखकर गुम होने वाला था। मयंक, आगे से होश में रहने लायक ही ड्रिंक करना, क्योंकि ज्यादा नशा करना तुम्हारी सेहत के लिए बुरा हो सकता है। अपनी ये बात कहकर कृतिका जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। वो अभी अभी कृतिका की उंगलियां जहां मयंक को छू गई थी उस तरफ अपनी उंगली बढ़ाकर मयंक ने कंफ्यूजन में खुद से कहा, आखिर क्या कह रही थी कृतिका? मैं इसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाया। अभी इससे पहले कि मयंक को समझ आता तब तक कृतिका की गाड़ी वहां से जा चुकी थी। मयंक अभी भी उलझन में था और अपना सिर नशे में होने की वजह से बार बार हिला रहा था, और वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। लेकिन तब भी उसके दिमाग में कृतिका की बातें ही घूम रही थी। लेकिन मयंक ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि जब कृतिका की उंगलियां मयंक के होठों पर खेल रही थी तब एक BMW कार में बैठी एक लड़की कुछ दूर से ये सब कुछ होता हुआ देख रही थी, और उस लड़की के चेहरे पर तब गुस्सा साफ दिखाई देने लगा था। के जितने भी स्टाफ